फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। देखो, सिविल सर्विस का प्री आने वाला है अभी, है ना। और प्री के लिए आप देखोगे कट ऑफ जो फॉरेस्ट सर्विस की जाती है, एक तो सिविल सर्विस की होगी, है ना, आईएएस के लिए। और जो फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ जाती है वो लगभग 10 से 12 नंबर ऊपर जाती है फॉरेस्ट के लिए। तो लास्ट टाइम भी यहाँ पे मैंने 7 फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए थे आपसे मिलने, इंटरेक्ट करने, आपको बताने के लिए। और इस बार भी हमने राजन सर को रिक्वेस्ट की है कि आपको गाइड करें प्रॉपर कि कैसे प्री के लिए, स्पेशली आज का सेशन रहेगा प्री के लिए, मेंस का और कोई बात करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन क्लियरिंग द प्री। हालांकि मेंस भी पूरा निकालते हैं, कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को, लेकिन जो आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस वाले उनसे भी ऊपर ये 10-12 नंबर लेके आते हैं। तो पिछली बार भी जो ऑफिसर्स आए थे उनका हर एक का अलग माइंड सेट था पेपर को अप्रोच करने का, है ना। तो इस सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दो वो क्या बल्कि 3। फर्स्ट पार्ट में राजन सर आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, क्योंकि अभी तो आपका प्रिपरेटरी फेज चल रहा है, तो उसमें क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए तैयारी करते वक्त। फिर क्या होता है, तैयारी करने के बाद भी कई बच्चे एग्जाम में फॉल्टर कर जाते हैं, वहां पे दिक्कत आती है कि एग्जाम को कैसे मैनेज करना है। तो सेकंड पार्ट में सर आपको बताएंगे कि भाई सेकंड जो आपको एग्जाम में बैठ के टेम्परामेंट क्या होना चाहिए आपको एग्जाम में, क्वेश्चन कितने आते हैं आपको, कैसे आपको क्वेश्चन को मैनेज करना है, कैसे वो 100 का बैरियर क्रॉस करके 120 पे जाना है। अगर आप 100 से बैरियर क्रॉस करके 110 120 पे होते हो और कट ऑफ अगर 90 जा रही है, तो आपके पास बहुत टाइम रहता है मेंस के टाइम पे जो रिजल्ट आने से पहले, कि भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो अगेन आई वेलकम राजन सर आईएफएस, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है। प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो अब बताते हैं प्रीलिम्स कैसे निकाला था मैंने। तो जैसे फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स का नॉर्मली 15-20 नंबर ज़्यादा रहता है। तो जो मेरा स्ट्रेटेजी था मैं डिस्कस करता हूँ। तो जैसे अपन 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो पेपर मेरे चार पाँच पाँच प्रीलिम्स दिए, 4 निकले हैं मेरे, जिसमें 2 फॉरेस्ट सर्विस निकले थे। तो पेपर देखते समय ही मुझे ये था कि भाई 35-40 क्वेश्चन आते हैं श्योर शॉट। बाकी अपने को वहाँ करने हैं, सोच के करने हैं, और इतना पढ़ लेना है कि तुक्का मारे तो सही होगा। तो अपन स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी पेपर में 25 का जो मैं किया था वो लेकर आया हूँ मैं। इसमें मैं डिस्कस करूंगा मैंने वहाँ क्या सोचा था, कैसे सही हुआ, कौन सा गलत हो गया, कौन सा मतलब सिली मिस्टेक था, नहीं होना चाहिए था। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक ब्रीफ थोड़ा सा मैं बताता हूँ ओवरऑल पेपर का क्या मेरा स्ट्रैटेजी रहा है। पेन हो तो? तो अगर पेपर को अपन देखें तो बेसिकली उसमें स्टैटिक पोर्शन रहते हैं, लगभग ये रहते हैं तुम्हारे 35 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। फिर बाकी करंट करंट और मतलब स्टैटिक का मिक्सचर रहता है, मोस्टली वो करंट वारंट ही रहता है। तो ये 35 से 40 क्वेश्चन है ना, इसमें से 2 से 3 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा गलत हुआ तो मतलब तुम बहुत ही ज्यादा लीक से बाहर हो। जैसे मान लो लास्ट ईयर आया था तुम्हारा अरघट्टा वाला क्वेश्चन आया था 25 में, वो पीवाईक्यू में रिपीटेड था, पर्सियन विल, लेकिन लोग उसको गलत कर दिया। अगर वो तुम गलत कर रहे हो बाकी सारे सही कर रहे हैं तो तुम बहुत पीछे आ गए। तो ये तुम्हारे तो मतलब सही होने चाहिए। और बाकी मैं पेपर में 95 अटेंड करता था, मुझे आते कितने हैं, 40 आते हैं, बाकी 55 बनाने हैं। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता है, एक ऑप्शन आता है अरे ये नहीं होगा, ये होगा, ऐसा आता है। लेकिन उसमें गेस करना है कि मतलब क्या यूपीएससी नॉर्मली क्या गलत करता है चीज़ों को लेकर। तो बाकी जो क्वेश्चन हमारे मान लो 40 मुझे आता है, बाकी 55 बच रहे हैं। इसमें मुझे गेस करना, अगर 50% में मैं सही कर लेता हूँ, 25 सही कर लिया तो 65 हो जाएगा। 65 तो काफ़ी है, अपना प्रिलिम्स निकल जाएगा। तो अपन पेपर डिस्कस करते समय देखेंगे क्या क्या ट्रिक्स लगाते हैं, क्या क्या यूपीएससी मोस्टली कैसे एग्जामिनर सोचता है, तो वो देखेंगे अपन। ठीक है। तो अब इसके लिए मैं ये कहूँगा स्टैटिक्स, आप लोग में से कितने लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं? मतलब 1 2 3 4 लोग दे रहे हैं, बाकी लोग बिगनर हैं या कैसे हैं? बाकी सारे लोग बिगनर है ये? ओके। तो ठीक है, थोड़ा स्टैटिक का भी डिस्कस करते हैं, फिर पेपर भी डिस्कस करके थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है नॉर्मली, मतलब पढ़ के प्रीलिम्स बस पढ़ लो के तुम सोचोगे कि मुझे 60-70 क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता। कि प्रीलिम्स बहुत ही रैंडम होता है, मतलब रैंडम इन द सेंस कि लक का गेम है थोड़ा सा। लेकिन तुम सोचो कि सारा हमको 100% आएगा तभी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो ये नहीं होगा। मतलब बार बार प्रीलिम्स का वो फियर आते रहेगा मन में, प्रीलिम्स एक बार नहीं निकलता तो फिर दोबारा और डर लगने लगता है, और प्रीलिम्स में पैनिक करोगे तो उतना ही नंबर कम होगा। कॉन्फिडेंटली अगर उसको आराम से वहाँ ब्रेन लगाओगे तो
बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, मुझे पता भी नहीं था कि सर मुझे 115 नंबर आएंगे, मैं दे कर आ गया था, बस आके मिलाया कि अच्छे नंबर आ गए थे। तो स्टैटिक का अपन जो मेन कोर्स मतलब जो मेन अपना है स्टैटिक का सोर्सेज वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, मतलब सोर्सेज वगैरह पता है या क्या है, मतलब कैसे है? सोर्सेज वगैरह तो पता है ना, मतलब यहाँ को मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पता तो है ना पहले से, कि बेसिक से बताऊँ कि हिस्ट्री ये बुक करना है, ये करना है। तो स्टैटिक वगैरह का मतलब ये कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत तो सब पॉलिटी का ठीक है, एक बार लिख देते हैं। हिस्ट्री का जो है मैं तो स्पेक्ट्रम करता था, और बाकी उसके लिए एनसीईआरटी करता था, वो एंशियंट मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी किया था। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है वो तो भाई बाइबल है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, उसके अलावा करेंट वरेंट भी नहीं करना है, ठीक है। फिर बाकी ज्योग्राफी वगैरह के लिए मैं ज्योग्राफी का तो अब ऐसा हो गया फिजिकल ज्योग्राफी वाला कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और एग्जैक्ट उसका स्टेटमेंट दे रहा है, मैं अभी दिखाऊंगा कौन कौन से रिपीट हुआ है और कौन कौन सा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह से। तो इस ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी काफी है और पीवाईक्यू वगैरह कर लेना उसके लिए काफी है। फिर अपना इन्वायरमेंट के लिए कोई भी अपना कोचिंग जो पढ़ाते हैं वो बेसिक्स है और करंट इसमें ज्यादा होता है, करंट इसमें इंपॉर्टेंट है। करंट प्लस अपना मान लो जो भी बेसिक है तुम्हारा कोचिंग का जो होगा, बेसिक तुम्हारा कोचिंग का जो होगा, और कौन सा बच रहा है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट पॉलिटी, अच्छा इकोनॉमिक्स बच रहा है। इकोनॉमिक्स का कोचिंग में तुम्हारे इकोनॉमिक्स में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिक हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी का, फिजिकल पॉलिसी का, या ये बॉन्ड वॉन्ड का हो गया, ये सब स्टैटिक है। जो तुम्हारा डायनेमिक क्वेश्चंस हो जाते हैं इकोनॉमी में, जैसे मान लो इकोनॉमी में कुछ ऐसा कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, या मान लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई स्कीम वगैरह है या कोई बॉन्ड वगैरह है ऐसा है, तो वो सारे करंट का हो जाएगा। तो इकोनॉमी में तुम्हारा स्टैटिक अपना कोचिंग के नोट से कर लूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद तुम्हारा करंट और तुम्हारा अपना मैगजीन से कर लूँ, ठीक है। फिर मैपिंग वगैरह कोचिंग वोचिंग वाले ही करा देते हैं, बाकी करंट मैपिंग वगैरह, मतलब ये सारे सब्जेक्ट ऐसे है ना कि तुम स्टैटिक का बेसिक्स अपना नॉलेज रखो, साइंस एंड टेक वगैरह भी ऐसे ही है। स्टैटिक का अपना बेसिक सा नॉलेज रखो कि भाई अपना मान लो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मतलब साइंस एंड टेक का नॉर्मल सा जो तुम्हारा बेसिक सैटेलाइट्स वगैरह कैसे काम करते हैं, अपने कौन कौन से रॉकेट्स है, इंडिया का कौन कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है, ये सारे मतलब तुम्हारे वो होने चाहिए कि बेसिक बेसिक पता है, फिर करंट से उसको डीपली कवर करो। तो ये सारे तुम्हारे सोर्सेज है। अब कोचिंग वोचिंग में वाले तुम्हें बता देंगे ढंग से, मैं पेपर पे बेसिकली आता हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, माइंड सेट क्या रखना, प्रीलिम्स बेसिकली माइंड सेट गेम है, क्योंकि तुम्हें आता नहीं होगा, मतलब तुम्हें वहीं पे दिमाग लगाना है, 35 से 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता होगा। यही तुम्हारे अगर 50 हो जाए तो श्योर शॉट हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, मतलब मैं 5 प्रीलिम्स लिखा हूँ, 35 से 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, तो उसके बाद तुम्हें तुक्का मारना ही होगा, गेस करके मारना होगा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, कहाँ आ गया सर। ठीक है, तो वो कहाँ गया, ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, हो गया सर, हो गया वो नहीं आ रहा था, तो पेन नहीं चलेगा क्या इसमें? हाँ हाँ, ठीक है इसी में कर ले, दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है, पूरा पेपर डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बीच बीच में जो स्टैटिक स्किप करते जाएंगे। हाँ तो उसे पेन भी चलाना लेकिन चल जाएगा। ठीक है, ऊपर कैसे होगा नीचे, सब बैक करना होगा बार बार, ओके चलिए बिना पेन के ही कर लेंगे। चलो देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का तुम्हारा स्टैटिक का क्वेश्चन है।
मतलब इसमें तुम नॉर्मली अगर कैपिटल वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ोगे तो ये तुम्हारा बेसिक्स का क्वेश्चन है। लेकिन नॉर्मल लोग को ये याद नहीं रहता कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। तुम्हें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, बॉन्ड में करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं। अगर तुम लोग इसको देखोगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं, शेयर में कर दिए, नॉर्मली ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, आजकल तुम लोग सुने होंगे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शेयर मार्केट वगैरह में खरीदे या बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इन लोगों का नाम नहीं सुनते नॉर्मली। ये नॉर्मल हम लोग जैसे है ना, वेंचर कैपिटल में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हेज फंड में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो प्लेयर्स वगैरह है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो लोग करते हैं। तो ये वाले जो इन्वेस्टमेंट फंड है ये नॉर्मल इंसान लोग नहीं करते, और ये जो आम जनता है तो इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स करते हैं। हेज फंड में वेंचर कैपिटल में जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंडिंग चाहिए होती है, तो वो जो है स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो वो लोग पैसा उठाते हैं, उसमें वेंचर कैपिटल लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थोड़े से अलग है, जिसमें रिटेल हम लोग जैसे जैसे हम चाहे अभी ग्रो ऐप खोलेंगे और इन्वेस्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते, तो वो बॉन्ड और स्टॉक्स में ही करते थे। ये लोग ट्रेडिशनल है और ये लोग अल्टरनेटिव है। और ऐसे भी देखें तो ये एक अलग से कैटेगरी बन रहा है, दो दो ये एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं कि ये एक तरीके के हैं और ये एक तरीके के। तो इसका आंसर दो ही होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप में दो ही है, एक अल्टरनेटिव होगा एक ट्रेडिशनल होगा, दोनों ग्रुप में दो ही होगा, आंसर तो दो ही होगा। और वैसे भी अगर तुम देखेगी ना यूपीएससी का जो नॉर्मल तुम लोग देखेगी तो चार में से दो सही होता है नॉर्मली। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, पहले तो नॉलेज लगाना है। अगर पता है हमें तो भाई चार में से तीन सही है तो फिर गलत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पता है तो चार में से तीन से दो सही होते हैं, पांच में से तीन होते हैं, तीन में से एक होते हैं, और सात में से पांच, मतलब एक दो कम कर लो, सात में से पांच, पांच में से तीन, ऐसे सही होते हैं नॉर्मली। अगर पैटर्न अभी देखेंगे नीचे तो चार में से दो सही नॉर्मली। जैसे 2022 में सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, 8 क्वेश्चन ऐसे जिसमें 6 में के चार में से दो सही था। तो प्रोबेबिलिटी वाइज तुम आठों में दो दो मार दोगे तो तुम्हारे 6 सही होंगे, दो गलत होंगे। अगर नहीं आता है तो कह रहा है मतलब गेस करना है तो मतलब बिल्कुल तुम्हें आता ही नहीं है, तो ये तो मुझे आता था, तो वैसे भी ये हो गया। ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आरबीआई का कैसे इनकम आता है, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह पढ़ेंगे तो आता है। तो आरबीआई तुम अगर ऐसे भी देखोगी, लेंडिंग टू देखोगे तुम लोग तो लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आरबीआई प्राइवेट कंपनीज को थोड़ी लेंड करता है, आरबीआई बैंक वगैरह को देता है ना। तो ये तो तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हुआ तो ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए। फिर बचे 1 2 और 1 2 5। तो आरबीआई प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी तो करता ही है ना, उससे भी उसकी इनकम आती है। तो डी होगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन से मेरे को ट्रिक नहीं लग रहा, ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है। और नॉर्मली जितना बहुत ज्यादा फैक्ट डाला हुआ है, ये बहुत सारे फैक्ट है, मतलब ये इसका ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, एक भी गलत है तो खत्म। तो ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में ना मैं ऐसा देखा था कि एक सही होता है, तीन में से एक नॉर्मली सही होता है, लेकिन मेरा ये गलत हो गया था। इसमें से उन लोगों का है कि दो सही है, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें आंसर डाउटफुल है। कोई कोई कोचिंग एक कह रहा है, कोई दो कह रहा है, तो मैं तो इसमें एक मार्क किया था, ये गलत हो गया था मेरा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये करंट में मैं पढ़ के गया था, मुझे ये याद नहीं था कि, और मुझे ये याद था कि कुछ कंपनीज के लिए ही किया है ये याद नहीं था कि 100 के लिए किया है, 1000 के लिए किया है। मुझे एग्जाम में 100 याद आ रहा था, लेकिन एक्चुअली ये 1000 के लिए मैं आज सुबह देखा था, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली जैसे अगर कहा जाए ना कि मतलब जैसे मतलब ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सारे सारे कंपनीज के लिए किया हो, कम चांसेस है। कोई भी रैंडम ABC कंपनी है उसके लिए भी, मतलब ये बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर जो कोई कोई भी कंपनी है वो अपना इन्वायरमेंट के लिए क्या काम करे, जो कोई भी अगर कर रही है काम, तो आम जनता के लिए इन्वायरमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कर रही है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स कैसा है उसका, इस सब चीजों के लिए आता है। तो ये सारे मतलब एक आम कंपनी किस लिए काम करती है, आम कंपनी काम करती है कि उसको प्रॉफिट हो। नॉर्मल एक छोटा सा कंपनी में बनाया, मैं सोचूंगा मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट उसमें किया है, मान लो मैं 1000 करोड़ रुपए लगाऊं, तो मुझे सोचूंगा कि मेरा इतना टर्नओवर हो, इतना प्रॉफिट हो। तो लेकिन ये बिजनेस और ये सारे एक्स्ट्रा बर्डन हो गया उस कंपनी पे। तो एक्स्ट्रा बर्डन सारे छोटे छोटे कंपनीज पे तो लगा नहीं सकता है, कोई भी लगाएगा तो उनको कॉस्ट आएगा। अगर उनको कॉस्ट आएगा तो छोटे कंपनीज को प्रॉफिट ऐसे ही कम हो रहा है, स्टार्टिंग में है, तो सब पे थोड़ी लगेगा। तो ये सब पे नहीं लगाएगा, ऑल कंपनीज के लिए करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल वगैरह ऐसा शब्द कहीं भी दिखे ना तो मैं सबसे पहले उसको घेरता हूँ, एग्जाम में मैं ऐसे ही करता हूँ, सबसे पहले उसको राउंड करता हूँ, फिर बाद में सोचता हूँ क्या हो सकता है। तो ये पता था मुझे कि ये गलत है, टॉप 100 मुझे याद रहता था कि टॉप 1000 है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही था, लेकिन मैं वहां इसको गलत समझ लिया था। इसमें क्या है कि, राजन सर थोड़ा पेपर को जूम कर दीजिए। ओके ओके ठीक है, ठीक, ठीक है, अब सही है। जी सर, गुड।
ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही था। दूसरा में जो भी BRSR रिपोर्ट वो बनाते हैं उसमें नॉन फाइनेंशियल डिक्लेरेशन ही करते हैं, फाइनेंशियल वाला कोई डिक्लेरेशन नहीं करते। बेसिकली उसमें ESG इन्वायरमेंट और के लिए क्या कर रहा है वो वाला डिक्लेरेशन रहता है। तो ये दूसरा ओनली बी इसका आंसर होगा। ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि इसमें मैं ध्यान नहीं दिया था। अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है ना, उसको नॉर्मली उसमें नहीं रखते। इसमें भी देखो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एनी वगैरह ऐसा दिखता है, तो मैं उसको पहले राउंड करके देखता हूँ कि भाई ये हो सकता है कि नहीं। अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए कोई टैक्स ही नहीं लगाता सरकार, क्योंकि लगाता है एक्चुअली, क्योंकि अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है ना वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में नहीं मानते हैं। जैसे नॉर्मल जो खेती अपन धान चावल गेहूं वगैरह उगाते हैं उस पर टैक्स तो नहीं लगता है, लेकिन अगर अलाइड है जैसे मान लो डेयरी वगैरह है, पोल्ट्री वगैरह, उसको एग्रीकल्चर में नहीं माना जाता है, तो उस पर टैक्स लगता है। तो पहला गलत है, अगर पहला गलत हुआ तो इसमें से एक ही होगा, आंसर है डी होगा। इसमें एक ही है ना, इसमें तो दोनों सही है, इसमें भी दोनों सही है, इसमें पहला सही है, इसमें बस पहला गलत है, तो बस डी हो सकता है इसका। एक कोई ऐसे वाले स्टेटमेंट है ना, दो स्टेटमेंट वाले, इसमें कोई भी एक गलत हुआ आंसर आ जाता है। तो ऐसा सर्च करने की कोशिश करो कोई भी एक गलत हो, ताकि मेरा एक आंसर सी या डी में से आ जाएगा। फिर वैसे ही अगर 6 में देखे तो इसमें ऑल यहाँ भी आ रहा है, इंडिया। अब इसी स्टेटमेंट को बस अगर पढ़ेंगे तो इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है जहाँ पे ऑल क्रिटिकल 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया में है। इंडिया वैसे ही रिसोर्स डेफिशिएंट है, मतलब वैसे ही इंडिया के पास उतना रिसोर्सेज है नहीं, सारे क्रिटिकल मिनरल्स सारे होंगे कोई जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा रहता तो इंडिया काबिल क्यों बना था? काबिल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है बाहर की कंट्रीज के साथ MOUs करके वहां से वो लाने के लिए। तो मैं दूसरा को काटा, दूसरा को काटते ही तुम्हारा ये सी आंसर आएगा। तो अब तुम मेरे से कहोगे इसमें कितना आपको 100% आता था, तो भाई मैं ये तो नहीं पढ़े गया था 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया ने आइडेंटिफाई किया, मुझे नहीं पता था वहां पे, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा था कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स है या 40 कर रखा है। लेकिन ऑल को देख के मैं बोला नहीं ये तो गलत ही होगा। फिर मुझे यहाँ डाउट आ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो मैं इसको मार्क कर रहा था क्या कर सकता है, सेंटर को स्टेट कर देता है, स्टेट को सेंटर कर देता है, ऐसे ऐसे तो गलत करते हैं ना, फैक्ट को गलत करना आसान है। तो इसलिए मैं यहाँ सेंटर को ही मार्क करके रखा था, लेकिन मुझे इस पे ज्यादा गलत लग रहा था, मुझे नहीं पता था ये ऐसा, लेकिन मैं सही निकाला इसका। ऐसे ही मोस्टली करोगे तो तुम्हारे आएंगे। यहाँ तक तो सही है, समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट वगैरह कुछ भी जरूरी है? जहाँ पे ऐसे आ ही जाता है कि और डैश, तो वहाँ पे पहले फोकस करने की पहले नॉलेज लगाना है, अगर पता है तुम्हें पहले नॉलेज लगाना है, तब एलिमिनेशन लगाना है। क्योंकि वो जो 35 से 40 क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे बेस है, वो सेट कर देगा तुम मतलब क्रीज पे टिक गए हो कि भाई इतना रन से स्कोर कर लिया। अब उसके बाद तुम उसमें 50% एलिमिनेशन लगा करना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे यार, मैं एग्जामिनर हूँ, मैं कहाँ से क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, मैं कौन सा मैगजीन पढ़ के कर ले रहा हूँ, कौन सा न्यूज़पेपर कर, कौन सा गवर्नमेंट रिपोर्ट करके कर रहा हूँ, तुम थोड़ी पढ़ के आएगा सब। तो वो तो करना पड़ेगा, मतलब ये करना ही पड़ेगा, वही दिमाग लगा, कॉमन सेंस। वही ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं देखा था, वही ये मुझे पता था कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इनका इंडिया मेंबरशिप है, USA के साथ कोई डील वगैरह हुआ था उस समय, तो पहला मुझे पता था, ये दोनों नहीं पता था। इसमें भी मुझे डाउट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन मुझे इस पर डाउट ज्यादा हो रहा था कि ये गलत ही होगा। और इसमें से 1-2 वाला है, तो इसमें कोई भी एक गलत हो तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, ये बेसिक स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो डिस्कस करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, लेकिन कहोगे तो कर सकते हैं। इसमें बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है, बॉन्ड क्या होता है और शेयर खरीदते हो तब क्या होता है, उसका अंतर है। अगर तुम शेयर खरीदते हो तो कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हो, मालिक हो जाते हो। बॉन्ड खरीदते हो तो यानी कंपनी को तुम पैसा उधार दे रहे हो, तुमको उसको कंपनी तुम्हें बाद में चुकाएगी। तो उसमें यही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स जो है रिलेटिवली लोअर रिस्क पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी बाद में दिवालिया हो जाता है, कंपनी लिक्विडेट होता है, कंपनी बिकता है, तो बॉन्ड वाले को पैसा देना पड़ता है, शेयर वाले की प्रेफरेंस बाद में आती है। तो वही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं। ये भी स्टैटिक इकोनॉमिक्स तुम लोग अगर पढ़ोगे, जो पहले इस पर प्रीलिम्स दे रहे हैं उनका तो क्लियर होगा। तुम लोग अगर पढ़ोगे तो स्टैटिक क्या है क्लियर हो जाएगा। फिर मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी, अब ये देखो कोई पढ़ के नहीं जाता, ऐसा नहीं कि सर्कुलर इकोनॉमी में मैं पढ़ के गया हूँगा, तो ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। सर्कुलर पढ़ के अगर मैं गया नहीं हूँ सर्कुलर इकोनॉमी कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि भाई कोई भी सामान रीयूज करना है, रिड्यूस करना है, उसको रिसाइकल करना है, तो वही है सर्कुलर इकोनॉमी। क्या ग्रीन हाउस गैसेस कम होगा उससे, क्योंकि सामान को हम रिड्यूस कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम होगा। सर्कुलर इकोनॉमी से क्या होता है, रॉ मटेरियल्स रिड्यूसेस करता है, क्योंकि मान लो प्लास्टिक को बार बार रीयूज करे तो प्लास्टिक तो कम ही होगा ना।
तो फिर सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी सही है। तो नॉर्मल से स्टेटमेंट है, सारे सही है, सारे सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब ये बेसिक स्टैटिक का क्वेश्चन है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बोरिंग डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह क्या होता है, अगर इकोनॉमिक्स तुम लोग पढ़ोगे तो बेसिक से क्वेश्चन ही आ जाएगा। एलिमिनेशन वालों पे मैं फोकस करता हूँ। अब देखो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, मेरा गलत हो गया था, मैं ज़्यादा सोच लिया था। हिस्ट्री में मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चन ही आते हैं, अगर तुम्हें पता है तो बनाओगे, नहीं पता है तो नॉर्मली गलत होता है। तो हिस्ट्री वाला है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन ऐसा है कि तुम जितना पढ़ लो एक ही सोर्स से पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, मल्टीपल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं स्पेक्ट्रम ही पढ़ा, बाद में लोग कितना भी मुझे बोले कि ये पढ़ो वो पढ़ो, बस स्पेक्ट्रम पढ़ा और एनसीईआरटी पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, हिस्ट्री में क्या करते हैं लोग कि मान लो पल्लवाज इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है पल्लवाज। अशोकन इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक्स सेग्रीगेट कर सकते हैं कि किससे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अरघट्टा है, तो हिस्ट्री में मेडिवल एंशिएंट के क्वेश्चंस में तुम लोग ये देखोगे कि जो की टर्म्स वगैरह होते हैं ना, अरघट्टा हो गया, या वो टर्म्स पूछ देता है ये टर्म क्या था, तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में ऐसा वो पूछते हैं मोस्टली। तो अरघट्टा जो है ना, पहले भी एक बार आ चुका है, पर्शियन व्हील 2016 वगैरह में आ चुका है, तो ये रिपीटेड था, तो मुझे पता था। बहुत लोग लेकिन इसमें भी गलत किए थे, क्योंकि ये वाला पर्शियन व्हील नहीं लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो बस मैं व्हील देखा और कुछ देखा ही नहीं, आगे क्या लिखा देखा भी नहीं। वाटर बकेट है, अर्थिन पॉट है, कुछ नहीं, बस व्हील देख के, मैं पर्शियन नहीं लिखा, मैं उतना ध्यान नहीं दिया, व्हील देख के इसको मारा, मेरा सही हो गया। ये है स्टैटिक क्वेश्चन, ये पल्लवास के रूलर्स से हमेशा आता है, पल्लवास से। ये गुप्ता पीरियड का है। ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्रैवलर्स आए, कब आए, कौन सी किताब लिखे, किसके समय में आए, ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स का, तो ये देख के जाना चाहिए। चंद्रगुप्त सेकंड में आए थे, ये गुप्ता पीरियड में आए थे, ठीक है। बाकी नॉन कोऑपरेशन ये स्टैटिक है, तो ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। स्पेक्ट्रम में सारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सारा दिया हुआ है, तुम्हारी इच्छा है स्पेक्ट्रम पढ़ो या एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। फिर ये भी चोला वाले इंपॉर्टेंट है, वो पल्लवाज हो गए, जहाँ से वो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, पल्लवाज वगैरह से, फिर उसका चेरा चोला पांड्याज वगैरह, साउथ वाले इंपॉर्टेंट है, विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये अब ये है एनसीईआरटी में उसका मैप दिया हुआ है, सारे जितने भी जनपदास थे ना, उसका मैप दिया हुआ है। तो मुझे उस समय याद था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे उस समय याद था, तो मैं इसमें वैसे भी देखो 4 में से 2 सही हो रहा है। क्योंकि अगर 4 में से 2 सही होने का लॉजिक क्या है ना, मान लो चारों हम सही, मतलब मैं अगर एग्जामिनर सेटर हूँ, मेरे दिमाग से सोचो, अगर चारों मैं सही देता हूँ, मतलब जो भी दिया हुआ मैं चारों सही दे, मोस्टली मैं सोचूंगा यार एक तो गलत कर देते हैं, मैं सोचूंगा ना कि भाई एक गलत, चारों सही देने का क्या मतलब बनता है, एक गलत कर देता हूँ। तो मोस्टली मैं एक गलत करने के लिए क्या करूंगा, वो स्वैप करते हैं, तो कोई भी एक गलत करेंगे तो इसका इसमें लिख देंगे, इसका इसमें लिख देंगे, और ये भी नहीं करेंगे कि चारों गलत लिख दें। तो मोस्टली 4 में से 2 सही हो जाता है, 4 में से 2 मार देंगे, मतलब अगर एग्जामिनर के पॉइंट से सोचा जाए तो कोई भी एक सवाल। लेकिन अब यूपीएससी क्या करने लगा है, एक गलत कर देता है कभी कभी, लेकिन हम तो 4 में से 2 ही जाएंगे, हम 100 में 100 सही थोड़े ही करना है, एक ही मतलब, ठीक है। इसमें 4 में से 2 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें लॉजिक क्या, ऑड वन आउट का लॉजिक है। इसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था, गंधर्व म्यूजिक से मुझे याद आ रहा था गंधारा आर्किटेक्चर, तुम लोग गंधारा स्कल्पचर पढ़े होगे, तुम लोग गंधारा पढ़े होगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। गंधारा आर्किटेक्चर पढ़े होगे, वो कहाँ था, वो लगभग पाकिस्तान के साइड, उधर अफगानिस्तान के साइड में था गंधारा, ठीक है। तो मुझे वो याद आ रहा था कि कुछ पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन अब इसमें उन्होंने ये दिया है कि ये विष्णु दिगंबर पुलस्कर है, और तुम चारों ऑप्शंस को पढ़ो। अगर इसका आंसर लाहौर नहीं होता, अगर इसका आंसर मान लो उज्जैन होता, तो मेरे दिमाग में लाहौर ऑप्शन में आता गया, मैं सोचता कि एक लाहौर डाल देते हैं। अगर इसका आंसर लाहौर नहीं होता, मान लो इसका आंसर लाहौर नहीं होता, कोई इंडियन सिटीज होता, तो मेरे दिमाग में लाहौर ऑप्शंस में आता ही नहीं। मैं यहाँ पे उज्जैन के बदला यहाँ पे मान लो कुछ और रख देता, कुछ भी, मान लो तमिलनाडु, वो क्या कहते हैं, नीचे कांचीपुरम रख देता, लाहौर रखता ही नहीं मैं, तो इसलिए इसका आंसर लाहौर ही होगा। तो मैं ऐसा सोच के इसको मारा था, तो मेरा सही हो गया। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ऑड वन आउट भी देख सकते हो, ये पाकिस्तान में है, बाकी सब इंडिया में है, तो ये पाकिस्तान में है, तो यही आंसर होगा। तो ये वाला ट्रिक जो है काम किया था मेरे यहाँ पे। अब ये है, ये वाले मैं बताया था हिस्ट्री में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, राजू का, युक्ता, प्रदेशी का। वैसे ये तो मतलब अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, अशोका तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री में टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, मेरा गलत हो गया था।
अब यहाँ पे देखो, अब 6 में से मैंने क्या बताया था, 4, 6 में 4 बताया था ना। मुझे ये नहीं पता था, मैं 4 मारने वाला था, लेकिन मेरा 95 क्रॉस कर चुका, 96 हो गया था। मैं सोचा कि भाई छोड़ देते हैं, अब नहीं मारते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ लास्ट में। तो लेकिन मैं मारने वाला था, लेकिन नहीं मारा। 4 में से 6 में से 4 ही आंसर सही है इसका। ठीक है, इसका भी 6 में से 4 ही है। मतलब मैं दिमाग लगाया थोड़ा किस किस कंट्री से एनडीएस पास करता होगा, लेकिन अब उसमें अगर तुम अगर उसका देखोगे, मतलब ये ऐसे जो साउथ अमेरिका का मैप है, तो मुझे ये लग रहा था कि ऐसा था ना, चलो छोड़ो, उसमें ऐसा था, नहीं ठीक है ठीक है। उसमें साउथ अफ्रीका का मैप अगर देखोगे तो ऐसा है ना, साउथ अमेरिका वाला। तो मुझे लग रहा था ये कोस्टल वाले होंगे, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कहीं ऐसे स्प्रेड किया हो, ऐसे भी स्प्रेड किया होगा। तो किस में होगा, मुझे कंफ्यूजन था। तो मैं वैसा किया था, लेकिन फिर 6 में से 4 मार दिया, तो मेरा ये सही हो गया। तो ये हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा ही तुक्का था। मुझे ये पता था तंगानिका नहीं होगा, इक्वेटर से नहीं पास करता। ठीक है, इक्वेटर से तंगानिका नहीं पास करता, मुझे ये पता था। इन दोनों मुझे रैंडम सा नाम लग रहा था, और ऐसा क्वेश्चन मैंने 24 वाले पेपर में देखा था कि कौन कौन से स्पीसीज है जो इसमें पाया नहीं जाता है। हम रैंडम रैंडम सा 3 स्पीसीज दिया था, उसका आंसर नन था। तो मैं सोचा था ओनली वन या नन मारूंगा, 50% तो चांस हो गया ना मेरा सही होने का। तो मैं उसमें नन था, इसलिए मैं नन मार दिया यहाँ पे। जो स्टैटिक वाला है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तो सही करना ही है। ये मैं ट्रिक्स वाला बस डिस्कस कर रहा हूँ, अगर स्टैटिक वाला करना है तो बता देना। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये करंट में था बेसिकली, कुछ टर्मरिक बोर्ड वगैरह था, करंट में था। तो अब इसमें एक चीज लोग बताते हैं, फैक्चुअल मैं बताऊंगा बाद में। तो मैं देखा था कहीं तेलंगाना वगैरह में टर्मरिक बोर्ड वगैरह बनाया गया था, और ये इनका नंबरिंग भी दिया हुआ था। जो जिस करंट अफेयर्स मैगजीन को मैं फॉलो करता था, उसका नंबरिंग दिया हुआ था कि ये लार्जेस्ट है, सेकंड ऐसा कुछ था। ये तो मुझे पता था, मैंने टिक कर दिया। ये भी मुझे पता था वहीं से, ये करंट में था। तो करंट अफेयर्स मैंने बताया, करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रेटेजी है, एक कोई पकड़ो, कोई भी एक करंट अफेयर्स का मॉड्यूल पकड़ना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो पहला बार मान लो मैं उसको 5 घंटे में एक 100-150 पेज का, 150 पेज का है, मैं 5 घंटे में पढ़ूंगा। पहला रीडिंग में मैं उसको मार्क कर लेता था, कौन कौन सा मुझे दोबारा रीडिंग में पढ़ना है, बस मैं उसी को देखता था। पहला रीडिंग करूंगा, और उसमें मुझे पता है इतने सारे पीवाईक्यूज मैंने देख रखे हैं, मुझे पता है क्या पूछते हो। ठीक है, तो अब मैं जैसे मान लो ये कौन कौन से स्टेट में ऐसे पूछा, तो मैं वहाँ मार्क करके रखा था कि इंडिया लार्जेस्ट है, मैं मार्क कर लिया। फिर ये स्टेट का नंबरिंग है, वो भी मैं मार्क कर लिया। दोबारा रीडिंग में मैं बस उन्हीं को देखूंगा। तो वो 5 घंटा मेरा 1.5 घंटा 1 घंटा टाइप्स हो जाता था। तो बाद में इतने सारे मैगजीन, हर सब्जेक्ट का मैगजीन होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, पॉलिटी का होगा। तो मेरा लास्ट 2 दिन में मैं सारे जो भी करंट अफेयर्स का मेरा 10-15 मैगजीन्स था, मतलब वो अपडेट अपडेट करके भी तो निकालते रहते हैं ना, पहले दिसंबर तक निकाला, फिर मार्च तक निकाला, फिर लास्ट तक निकाला। तो फिर मैं सारे 2 दिन में रिवाइज कर लिया था। तो करंट अफेयर्स का मेरा ऐसे ही था। अब लेकिन करंट अफेयर्स में और भी क्या है, थोड़ा सा ऐड भी करना है। ऐड क्या करना है, कुछ मान लो रैंडम क्वेश्चन आ गया कि कोई मैपिंग में डैम वगैरह पूछ दिया, कोई लेक वगैरह पूछ दिया, कोई रामसार साइट्स पूछ दिया। तो जो मुझे नहीं पता, जैसे डैम वगैरह मैं पढ़ के नहीं जाता था, लेकिन 22 में आ गया था, फिर मैं डैम्स किस रिवर पे कौन सा है ये पढ़ के जाने लगा। तो वो कहीं मान लो फिल्म जब आने लगता है, अभी कोई भी कोचिंग मटेरियल आएगा, एक डैम्स का कंपाइलेशन 1 पेज का डाल देगा, तो मैं एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेता था। ऐसा नहीं कि बार बार करूँगा, कि थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में रिकॉल हो जाए अगर वहाँ पे आए तो अब इसमें क्या है, ये दोनों तो सही है। अब मुझे 30 पे डाउट आ रहा था कि इंडिया में 30 से ज्यादा हल्दी की, टर्मरिक की वैरायटी होगी क्या। और नॉर्मली यूपीएससी ना फैक्ट को गलत करता है, 30 को 40 कर देता, मुझे क्या पता। सबसे आसान होता है ना फैक्ट को गलत करना। तो लेकिन ये एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं है, मोर देन 30 इज मतलब थोड़ा वेग सा है, 30 के बला 40 भी हो जाएगा, 35 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो नॉर्मली गलत नहीं करता, तो इसलिए मैं इसके साथ गया। तो ये ऑल करेक्ट है इसका। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी का। तो इसमें इसमें कुछ वैसा समझाने वाला नहीं है। अगर तुम अगर देखोगे कॉन्टिनेंटल थ्योरी का पांच पांच थ्योरीज है, अगर उसको देखोगे तो वो उसी 3 स्टेटमेंट कॉपी करके रखा हुआ है। उसमें एनसीईआरटी बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का जो 11th क्लास की एनसीईआरटी ना, उससे ज्यादा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं है। लेकिन उसको समझने में टीचर की हेल्प होती है, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी का, इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना,
ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हम और बजरंग भाई प्रीलिम्स के समय डिस्कस कर रहे थे, डस्ट पार्टिकल्स वाला। इन्होंने मेरे से बोला फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लियो, तो मैं बोला ठीक पढ़ लिया हूँ। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया डस्ट पार्टिकल्स वाला, लेकिन उस समय मुझे याद नहीं था ये वाला क्वेश्चन। फिर मैं वो वहां पे उन्होंने मुझे दिखाया, तो ऐसे ये एग्जैक्ट उस क्वेश्चन का मतलब अगर एनसीईआरटी रहता मैं अभी दिखाता, एग्जैक्ट उसका हूबहू कॉपी है, मतलब ये लाइन एग्जैक्ट उसका कॉपी है। तो फिर मेरा वहां पे मैं देखा और आंसर उस समय लगा दिया। तो उसमें क्या था, इन्होंने क्या करते हैं ना, नॉर्मली गलत कोई स्टेटमेंट को तुमने गलत किया है तो फैक्ट को गलत कर देते हैं, किसी चीज को मोर है तो लेस कर देते हैं, कोई दो स्टेटमेंट है उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये तो सही रखा है कि डस्ट पार्टिकल जो है सब ट्रॉपिकल टेम्परेट में इक्वेटर और पोलर रीजन की अपेक्षा ज्यादा होती है, ये सही रखा है। लेकिन क्यों होती है वो वाला गलत कर दिया। अगर ये तुम सही मान भी लेते हो तो ये लॉजिक उसका गलत रखा है। जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां डस्ट तो कम होगा ना, जहां मॉइस्चर ज्यादा होगा पानी होगा, पानी डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल पे डस्ट ज्यादा है तो वहां मॉइस्चर कम होना चाहिए, ठीक है। तो वहां मॉइस्चर कम होना चाहिए, तो मॉइस्चर कम होगा ड्राई विंड ज्यादा होगा, तो लेस ड्राई विंड नहीं होगा, मोर ड्राई विंड होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी है। तो वहाँ एनसी फिजिकल ज्योग्राफी तो वहीं से पढ़ना है, 11th वाली एनसीईआरटी, उसमें एग्जैक्ट लाइन उसका अंडरलाइन करके रखना है। मतलब 2-3 क्वेश्चन उसके हर साल आ रहे हैं, 24 में भी 4-5 क्वेश्चन आया था, तो बजरंग भाई पढ़ाएंगे आप लोग क्लास में। ये वाला क्वेश्चन 24 में आया था, 24 में आया था या 23 में आया था, 23 में आया था शायद। ये सेम क्वेश्चन आया था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज था। एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, इसमें नेट चलता है क्या सर? मैं उसको खोल सकते हैं क्या ज्योग्राफी वाला, इनको थोड़ा थोड़ा वैसा फील आएगा ना कि कहाँ पे है। दिखाऊं या देख लोगे आप लोग? ये है ना, क्रिस्टल दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी खोलिए। फिजिकल ज्योग्राफी लिखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी नहीं, फिजिक्स से क्या ये 10 वाला है, अच्छा वो फाइल है ना, हाँ ये कुछ ऐसे है। पहले चैप्टर वाटर वेपर के बाद ऊपर है क्या? नहीं, मैं वो आइसोथर्मल देख रहा था। हाँ हाँ, ऊपर है शायद। सर्च होगा क्या इसमें? तो स्कैन कॉपी है क्या ये? हाँ ये रहा, ये रहा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आइसोथर्म क्या होता है तुम्हें पता है ना? आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म क्या होता है कि जहाँ पे सेम टेम्परेचर है ना उसको लाइन से कनेक्ट कर दो। मतलब ये अगर आइसोथर्म है, एक आइसोथर्म है ये अगर एक आइसोथर्म है तो मतलब यहाँ पे और ये सारे लाइन पे टेम्परेचर सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये सारे लाइन पे 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर तुम लोग इसको देखेगी तो देखेगा तो जनवरी में ये नीचे आ रहा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ये लैंड पे, और ओशन में ये पोल की तरफ जा रहा है।
तो ये उन्होंने 23 में पूछा था और इसमें भी पूछा है। तो उन्होंने जनवरी वाला ही क्वेश्चन पूछा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर ऊपर वाले में जो आइसोथर्म है इक्वेटर की तरफ बेंड कर जाते हैं जब लैंड मास पे होते हैं व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, और पोलवार्ड मूव कर जाते हैं व्हाइल क्रॉसिंग द ओशंस। तो सेम वही था, अगर उस वाले मैप में देखे तो फिर से दिखाएं, हो जाएगा। अब इसका लॉजिक उन्होंने जो दिया है ना, वो थोड़ा सोचने वाला था, उसमें भी लॉजिक भी सेम ही लिखा हुआ है कि एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो वार्मर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे ओशन करंट जो वार्म करंट है ना उसके कारण वो हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक भी उन्होंने सही दिया है, वो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लिखा हुआ है। डस्ट वाला भी मैं दिखाता लेकिन उसमें सर्च नहीं हो रहा, डस्ट वाला भी एग्जैक्ट वहीं पे है। अब ये चौक वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। चौक सब लोग लिखते थे बचपन में, वो पानी में डालो तो पानी ऑब्जॉर्व तो करते ही है ना, तो वो अब पोरस होता ही है, पोरस और पानी ऑब्जॉर्व तो करते ही, ये भी सही है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, बिल्कुल ही पोरस नहीं होगा क्ले, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। क्ले थोड़ा सा तो पोरस होगा, 100% ओपेक होगा पानी, मतलब पोरस नहीं होगा, ये गलत है, तीसरा तो गलत है। फिर ये इफेक्ट ऑन वाटर रॉक, चॉक इज ए वेरी परमिएबल रॉक वेयरएज क्ले इज नोन एज क्वाइट इम्परमेबल और लीस्ट परमिएबल रॉक। क्ले जो है कम परमिएबल होता है और चॉक परमिएबल होता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सही हो जाए। अब ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है। अब देखो इसमें बताते हैं, ये एटमॉस्फेयर, ये भी ज्योग्राफी का ही है, आसान से ही क्वेश्चन है। इसमें अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं बेसिक से। इसमें देखते हैं, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इतने सारे स्कीम्स होते हैं, करके जाना चाहिए बेसिकली, लेकिन मेरा क्या था कि फिल्म्स में मैं कम टाइम दे पाया था, 20 अप्रैल का राउंड स्टार्ट किया था, तो स्कीम्स मेरे पास करने का टाइम नहीं था, लेकिन मुझे ये करना था। तो ऐसे क्वेश्चन से मैं इन जनरल लैंग्वेज पे जाता हूँ। अगर लैंग्वेज जो है ना थोड़ा टेक्निकल रहेगा तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ है। मतलब हम लोग अगर नॉर्मल इंग्लिश लिखेंगे तो उतना टेक्निकल और उतना पेचीदा वर्ड्स का यूज करना मुश्किल है नॉर्मल, लेकिन अगर कहीं से बुक से कॉपी किया हुआ है या सोच समझ से कहीं से बनाया हुआ है तो कॉपीड ही लगता है। तो अब मैं इसमें देखा, इसमें मुझे ये तो लगा कि भाई जनरल सा है, गोकुल मिशन है, तो आप अगर कॉमन सेंस लगा है तो गोकुल मिशन में कुछ तो आया था कि जो इंडिजिनस काऊ वगैरह बफेलो वगैरह है उनकी ब्रीड वगैरह सही करनी है, उनके लिए काम करते थे। ये तो मुझे सही था पहला। दूसरा में इंडिजिनस कैटर था और मुझे ये डाउट आ रहा था कि बफेलो के लिए है कि नहीं है, कि सिर्फ काऊ के लिए है। तो मैं काऊ लिखा था, लेकिन मुझे लगा नहीं, अगर काऊ के लिए तो कहीं बफेलो के लिए किया होगा। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि ये होलिस्टिक मैनर और ये सारा चीज मतलब दिमाग में अपने से आता नहीं है, तो मैं सोचा कि साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर ये लिखा है तो ये भी सही होगा। तो फिर मैं 1 और ए और सी में से जाने वाला था, सी गया तो सही हो गया। तो ऐसे कॉपीड स्टेटमेंट, जैसे ऐसे कॉपीड स्टेटमेंट्स कहाँ काम आते हैं, जैसे अभी क्वेश्चंस अगर आते हैं वैसा तो मैं दिखाता हूँ। उसमें क्या होता है ना कि बोल देता है कि इन द रेफरेंस टू द करंट अफेयर्स ये टर्म है, इसका क्या मीनिंग है, और उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखा है। वो चारों स्टेटमेंट तुम जो सबसे कॉपीड स्टेटमेंट होगा ना सबसे प्रिसाइज और कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज किया होगा। वो एक स्मॉल फार्मर्स करके कुछ आया था 23 या 24 में था, वो वाला रहता, मैं दिखाता, चलो आगे आता था मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। इसमें क्या था, मैं मोर देन 5% है, 5% है मुझे गलत लग रहा था, लेकिन मोर देन 5% चूंकि लिखा है, ये एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं लिखा हुआ है कि 5% ही है, मोर देन 5% कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोला कि चलो ये तो सही होगा। और सिलिका को क्ले से मिलाते होंगे सीमेंट बनाने में, ये भी सही मैं मान लिया था। ठीक है, और इस क्लिंकर प्रोडक्शन मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं सुना था क्लिंकर सीमेंट, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैं क्लिंकर को सीमेंट वोमेंट से रिलेटेड मैं सुना था, तो क्लिंकर भी मैंने सही माना। लेकिन मैं इसमें गलती क्या किया कि 2 और 3 दोनों को सही माना और 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना। लेकिन उनका ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो जाता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। दोनों सही स्टेटमेंट तो है, लेकिन एक ही उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उनका कहना ये है। मतलब कोचिंग वाले जिससे मिला भी ऑफिशियल आंसर की तो आया नहीं है, थोड़ा चेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं, तो मे भी मेरा सही हो या गलत हो, कोचिंग वाले के हिसाब से तो मेरा ये गलत है। कोई एक ही स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। उसमें क्या था, जैसे मान लो आप लॉजिकली सोचते हैं, फैक्ट तो हो गया कि कोचिंग के हिसाब से गलत है, तब ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशंस है, ग्लोबल कार्बन इमिशंस का मोर देन 5% सीमेंट वाले करते हैं। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री वाले मोर देन 5% करते हैं ग्लोबल इमिशंस का। ठीक है,
अब ये करेंगे सिलिका को क्ले से मिलाते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा तीसरा ये है क्लिंकर के प्रोडक्शन में लाइम स्टोन लाइम में बनता है, तो मुझे लगा लाइम स्टोन लाइम में बनता हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा, ठीक है। और मुझे लगा सिलिका को क्ले से मिलाते हैं इसीलिए कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता होगा, कहीं नहीं मिलाते हो, तो मुझे लगा दोनों का कारण हो सकता है, लेकिन इसमें से किसी एक कारण है, एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर आएगा तो देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लंबा है और मैं लास्ट मोमेंट पे इसको सही कर लिया। क्यों सही किया मैं बताता हूँ। नॉर्मली तुम बाइंडिंग डिक्लेरेशन होता है ना, उसको मार्क कर लो। बाइंडिंग डिक्लेरेशंस जो है उसको बस याद कर लेना कौन कौन से बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग वाला तो ठीक बहुत सारे होते हैं, और बाइंडिंग थोड़ा कम होता है। बाइंडिंग मतलब तुम्हें वो करना ही है, मतलब कोई भी अगर डिक्लेयर जितने भी अपना यूएन कन्वेंशंस वगैरह होते हैं, यूएन सीबीडी वगैरह सब बाइंडिंग है। तो जितनी भी बाइंडिंग है ना याद कर लो कि ये बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है। बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग में वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 21 में भी एक बार क्वेश्चन आया था, वो बाइंडिंग नहीं था, उसको लिख दिया था बाइंडिंग है। तो बस मैं ये देखा कि ये बाइंडिंग लिखा हुआ है, मैं इसको काट दिया, फिर आगे मैं देखा ही नहीं, दूसरा गलत किया और इसमें से देखा दूसरा किसमें गलत है। इसमें दोनों सही है, 2 और 3। इसमें अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट 2 और 3 है, हमने बाइंडिंग देखी इसको काट दिया, 2 और 3 में से कोई एक गलत है, तो इसमें दोनों सही है, 2 और 3 ये गलत हो गया। अब ये बचा है स्टेट एक ही सही है इसमें से, और बाकी स्टेटमेंट तुम देखोगे ना जनरल्स है भाई, ठीक है। हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज करेंगे तो इंडिया के अगर हेल्थ सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने का मतलब है कि अपना एमिशंस कम करेंगे, एमिशंस कम करेंगे मतलब खर्चे बढ़ेंगे हमारे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। मतलब डिकार्बोनाइज करेंगे, मान लो प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ और उसके वाला कुछ और यूज कर रहे हैं, तो हमारे महंगे सामान लगेंगे तो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा हेल्थ सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हमारे पास मान लो मतलब सामान ही नहीं रहेगा, अगर महंगा सामान यूज कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तीसरा तो सही है और पहला तो ठीक है, मतलब इसलिए इसका आंसर सी होगा। मैं सी मारा, मतलब इसमें मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा, बस बाइंडिंग देखा और काट दिया। तो अब तुम कहोगे कि भाई ये मैं पढ़ के जाऊंगा तभी बनाऊंगा, नहीं कर सकते। अब ये मतलब तुम मान लो इसके बारे में तुम्हें पता होगा, COP28 पता होगा। COP28 का अगर तुम लोग करंट अफेयर्स में देखोगे तो COP28 में तुम्हें मतलब कितने 30-40 से ऐसे सारे डिक्लेरेशन होंगे। कितने याद रखो किसका इंडिया पार्ट है, किसका किसका कौन सा पार्ट है, किसमें क्या हुआ है। तो मेजर से इंडिया जिसका पार्ट है बस हम वो देख के जाते थे, वो भी याद नहीं रहता था, ठीक है। तो यहाँ बाइंडिंग वाला हो गया, ठीक है। अब जो है ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। बताओ कुछ तुम लोग को पूछना हो या बोर हो रहे हो। अच्छा लग रहा है तो और स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं या बस ऐसे ट्रिक्स वाले डिस्कस करने हैं। लेकिन ट्रिक्स वाला में एक ये कैच ये है ना कि नॉलेज पहले यूज करना है, और ट्रिक्स पे तभी रिलाई करना है जब नॉलेज फेल हो रहा है। और ट्रिक्स लगाते समय ये होता है ना, मैं तो तुम्हें बता दे रहा हूँ अरे इसमें देखो ये ऐसा है, तुम जब लगाने जाओगे तो तुम्हें लगेगा ये लगाऊं या ये लगाऊं, उसने तो बोला था इसमें ये लगाने का। तुम्हें वो जब तक तुम लोग PYQ नहीं देखोगे ना, PYQ में खुद से ट्रिक लगा के नहीं देखोगे अरे इसका आंसर ये क्यों है, इसमें ऐसा क्यों गलत किया है, तब तक ट्रिक लगेगा नहीं। और ट्रिक जो है कोचिंग वाले चीज पे नहीं लगाना है, यूपीएससी वाले पे लगाना है, यूपीएससी वाला पे ही लगाना है। प्रैक्टिस करके जाओगे ट्रिक तभी वहां सही लगा पाओगे, नहीं तो गलत वाला ट्रिक लगाए गलत करके आ जाओगे, फिर बाद में बोलोगे अरे सर ने तो गलत बताया था, ठीक है। अब ये तो भाई फैक्चुअल क्वेश्चन था, करंट ओरेंट में होगा तो ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कहीं डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी, इसमें ऐसा है कि इसको डायरेक्ट एयर कैप्चर टर्म को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा। डायरेक्ट एयर कैप्चर का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से कैप्चर करके अंडरग्राउंड स्टोर वगैरह कर देते हैं, तो उसमें भी ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से स्टेटमेंट है, मतलब उतना कुछ अगर ऐसे स्टेटमेंट जनरल से स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना किसी भी चीज के बारे में, उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी रिलेटेड है तो नॉर्मली सही रहता है। ये ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर कर लेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड तो है ही वो, ठीक है। इट कैन बी है, हो सकता है, कैन बी है वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। तो अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग में कैसे होगा, कैन भी हो सकता है, कैसे भी होगा तुम्हें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, नहीं हो सकता है तुम उसका प्रूफ बता दो, फिर बोलना कि कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है बोल रहा है तो ठीक है। प्लास्टिक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लास्टिक में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते होंगे बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ यूज करते होंगे, ठीक है। और फिर उसको फ्यूल बनाने के में भी यूज कर सकते हैं, तो ठीक है 1 2 3 सही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कभी कभी क्या होता है ना, 3 स्टेटमेंट है तो मैं तो इसमें ये सोचा था कि 3 में से एक ही सही होगा, ठीक है। सही इसमें लेकिन है 2,
तो यहाँ गलत हो गया था मेरा। तो इसमें क्या था कि पीकॉक तरंतुला लिखा है ना, तो मुझे पीकॉक से सबसे पहले याद आता है कि बर्ड होगा कोई, ठीक है। मुझे ये लगा था बर्ड होगा, लेकिन मुझे ये लगा कि बर्ड नहीं होगा, तो मैं ओमनीवोरस क्रस्टेशियन को सही मान लिया था, लेकिन इसका आंसर 2 और 3 है। तो इसमें 3 में से 1 मारा था मैं, लेकिन ये गलत हो गया था। तो उसमें सोचने की बात नहीं, गलत तो कभी ना कभी हो गई। ठीक है, अब क्या है इसमें? ठीक है यार, ये इसमें देखो 5 में से 3 सही है क्या? सही है ना, 5 में से 3। मुझे उतना पता नहीं था, मैं ऐसे गेस कर रहा था, 1-2 लग रहा था, लेकिन मैं देखा कि 5 में 3 मारो, आगे बढ़ो। सही है इसका। ये वाला बेसिक इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं वो लोग कि जो अपने फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है, मोर देन 50% ऑक्सीजन वही लोग निकालते हैं। और मतलब वो उनका एरिया भी ज़्यादा है ना, अपना एरिया कितना है, 70% से ज़्यादा ही है ओशंस का, तो उनका एरिया भी ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है, कोरल्स वगैरह है, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा निकालते ही है। तो ऑब्वियसली 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ओशन से ज़्यादा रेन फॉरेस्ट तो नहीं करता है, ये बेसिक तो यही था। पहले ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा सही है तो दूसरा ही होगा, ठीक है। ये बेसिक इन्वायरमेंटल क्वेश्चन था। अब साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन में क्या है, नॉर्मली ऐसे 1 2 3 छोटे छोटे जो दिए रहते हैं ना, उसमें ऑल ही करेक्ट होता है। नॉर्मली तुम देखो इसमें भी करेक्ट है, उसमें भी करेक्ट है, लेकिन हमेशा लगाओगे तो मतलब थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा ना, तो नहीं तो बाकी से लीड कैसे करोगे, थोड़ा सा पढ़ के तो जाओगे ही। तो इसमें जैसे मान लो अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स क्या होता है, जैसे पहले का कंबशन इंजन वगैरह है, तो उसका अल्टरनेटिव फ्यूल सेल, कोई भी सेल वाला बैटरी है, कोई कैसे बैटरी हो, जैसे फ्यूल बैटरी हो गया, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, इसमें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हो गया, तो तीनों में कुछ अंतर तो है ही नहीं। पहले पेट्रोल वगैरह पर चलती थी गाड़ियाँ, उसके अलावा जितनी भी बैटरी वाली हैं, फ्यूल सेल का हो गया, लिथियम आयन का हो गया, कोई भी तुम बना लो, तो तीनों ही होगा अल्टरनेट। इसका मुझे ये तीनों का नाम अभी भी नहीं याद है, ना तीनों में मुझे डिस्टिंग्विश याद है, ना तीनों में क्या अंतर है मुझे पता भी नहीं करना है। बस मुझे ये है कि भाई पेट्रोल पे जो नहीं चलती वो अल्टरनेटिव होगी, अल्टरनेटिव पावर ट्रेन होगी, और ये तीनों आंसर सही है। अब यहाँ पे देखो, इसमें ऑल सब में दिया है, और कॉमन सेंस है कि भाई ये पढ़ के तुम नहीं जाओगे। कॉमन सेंस क्या है कि यूएवी क्या होता है, ड्रोन वगैरह यूएवी है, तो सारे ड्रोन जो है वर्टिकल लैंडिंग कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी कोई हॉरिजॉन्टल लैंडिंग भी करता होगा, तो ऑब्वियसली गलत है। कोई ऐसे करता होगा, कोई ऐसे करता होगा लैंडिंग, तो ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक है। सारे ऑटोमेटिक होवरिंग कर लेंगे, और उसमें सिस्टम ही नहीं हुआ ऑटोमेटिक होवरिंग का, तो कहाँ से सही होगा। तीसरा है कि सब बैटरी सोर्स यूज करते हैं, कोई सोलर करता हो, कोई कुछ और करता हो, तो हमें कहाँ से पता, तो ऑब्वियसली तीनों गलत होगा, तो नन मार दिया था मैं। ये वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है साइंस का, पढ़ के जाना चाहिए था, मैं पढ़ा नहीं था। इसमें कैथोड और एनोड में कौन कौन सा होता है वो देखना होता है। तो एनोड में बेसिकली ग्रेफाइट होता है, कैथोड में लिथियम का ऑक्साइड होता है। लिथियम का आयरन के साथ ऑक्साइड बना रहे हैं कि निकल के साथ बना रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो कैथोड में कोबाल्ट, लिथियम और निकल होगा। 3 आंसर होगा इसका। मैं 4 में से 2 मारने वाला था, मुझे डाउट हुआ 3, नॉलेज से 3 आ रहा था मेरे पास, लेकिन वो भी गलत ही आ था। 1 2 3 एक्चुअली होना चाहिए 1 3 4 आना चाहिए, मैं 1 2 4 कर रहा था, लेकिन मैं 3 मार के फिर बाद 4 में से 2 कर दिया, तो मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि ये याद रखना होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में है ना, कि उसके बाद अब किस टॉपिक में कितना डिटेल जाना है वो तो डिपेंड करता है कितना रेलेवेंस है सबका। जैसे मान लो कोई टॉपिक है बहुत ही न्यूज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही न्यूज़ में रहता है, क्योंकि सारा तुम सोचो ना कि कितनी मिलियंस कार्स है पूरी दुनिया में, सबको रिप्लेस करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो इलेक्ट्रिक बैटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको उसमें डेप्थ में जाना जरूरी हो गया, कैथोड में क्या है, एनोड में क्या है। ये बैटरी जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ कर रहा है, LFP ज़्यादातर वही चल रहा है, टेस्ला की गाड़ी वही यूज़ कर रही है, तो वो पता रहना चाहिए था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि कोई करंट अफेयर्स में था भी नहीं, जबकि मेरा केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मुझे याद नहीं था। अब इसमें देखो किस में प्लास्टिक होता है, टायर में तो होता ही है, आई ग्लासेस लेंस में होता है, चश्मा में भी होता है, तो लेंस में होता ही है। अब सिगरेट वाले में मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो पीछे लगाते हैं वो फिल्टर करने के लिए, तो ऑल करेक्ट होगा। ऐसे छोटे वाले होते हैं ना, छोटे छोटे वर्ड्स टाइप दे देते हैं, साइंस एंड टेक में तीनों सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों सही नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले लॉजिक लगाया था। कोल गैसिफिकेशन जो होता है, नॉर्मली तुम लोग पढ़े होगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, तो यूरिया में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो मुझे ये तो पता ही है, मुझे बॉर्न हेबर प्रोसेस या बॉस हेबर प्रोसेस कुछ होता है, केमिकल में पढ़ाया भी था और नॉर्मली करंट अफेयर्स में रहता भी है, ठीक है। तो अब यूरिया में कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह रहते हैं, तो और ये तो तीसरा तो है ही। इथेनॉल भी तुम देखोगे C2H6 ऐसा कुछ करके फॉर्मूला होता है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
तो ये भी होगा। अब नाइट्रोग्लिसरीन में कार्बन और हाइड्रोजन से नाइट्रो में नाइट्रोजन कहाँ से आ जाएगा? तो मुझे लगा नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, ये गलत होगा। तो इससे मैं एलिमिनेट कर लिया कि भाई ये तो नहीं होगा, तो इससे सही हो गया। ठीक है, अब इसमें मेरा गलती हुआ था नॉर्मली, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ कि अब ये 3 सब्सटेंस का नाम दे दिया, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे दिमाग में आरडीएक्स आ रहा था कि आरडीएक्स भी एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें आरडीएक्स तो एक सब्सटेंस है, तो वैसे ही एचएमएक्स कुछ तो होगा। तो मैं एक्सप्लोसिव्स पे जाने वाला था, लेकिन एक तो ट्रिक ये हो गया कि एक्सप्लोसिव्स होगा इसका, आरडीएक्स से एचएमएक्स मिलता जुलता थोड़ा बहुत लग रहा है, तो जा सकते हैं। ऐसे ही 24 में एक क्वेश्चन आया था, ग्रास हॉपर, शब्द देखा होगा ग्रास हॉपर, तो उन्होंने फ्रॉग हॉपर और कुछ कुछ और नाम दिए थे और बोले थे ये क्या है, इंसेक्ट है या क्या है, तो मैं उसमें लिखा था ग्रास हॉपर, फ्रॉग हॉपर लगभग सिमिलर है, तो इंसेक्ट ही होगा उसका आंसर। ठीक है, तो उसका आंसर इंसेक्ट था। वैसे आरडीएस एचएमएक्स थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो एक्सप्लोसिव के साथ जाएंगे, पहले तो ये होगा। दूसरा ये हुआ ना कि ये चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा ब्रॉड ऑप्शन क्या है, सबसे ज्यादा जो ब्रॉड ऑप्शन होगा वही मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि उसको कवर कर रहा होगा। तो अगर देखेंगे तो ये फ्यूल है क्रूज मिसाइल्स का, क्रूज मिसाइल्स का ही फ्यूल थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, क्रूज मिसाइल्स का ही फ्यूल, ये रॉकेट का ही फ्यूल होगा। क्या हो गया? तो क्रूज मिसाइल्स का फ्यूल या रॉकेट का ही फ्यूल होगा, थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक कर रहा है। लेकिन इन जनरल एक्सप्लोसिव्स कोई भी हो, मिलिट्री में कोई भी एक्सप्लोसिव यूज करते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं बी के साथ गया था। लोग मतलब बी के साथ गया था, जो मेरे और फ्रेंड्स थे उन्होंने बी के साथ गया था। ठीक है, तो इसमें बी हो गया। ठीक है, ये वाला करंट में था, इसने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ये फैक्ट है ना, अमेजन वेब सर्विसेज, भाई अमेजन वेब सर्विसेज तो नॉर्मली फैक्ट में चेंज करते हैं, तीनों सही देने पे मतलब नहीं बनता है, लोग सोचते हैं कि भाई एक तो गलत कर ही देते हैं। तो मुझे पता था एग्जैक्ट अमेजन वेब सर्विस, तो ये काट दिया तो मैं तो सही होगा था, करंट में ये था, पूरा ही करंट में था ये। ठीक है, सही चल रहा है, तो और एक्सप्लेन करें, कोई डाउट वगैरह? ऐसा तो नहीं लगा ऐसे तुक्के से कैसे पेपर निकल जाता है, इतने का नंबर कैसे आ जा रहा है, इतना पढ़ के नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है क्या? इतने तुक्का मारने के लिए उतना पढ़ना पड़ता है, जैसे कि अब मुझे ये पढ़ा था तभी तो पता था, एक ही क्वेश्चन का बहुत वैल्यू है उधर, मतलब इतना ज्यादा स्टैटिक तो सब पढ़ के जाता है, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। करंट के लिए इतना पढ़ो कि तुम्हें मतलब और लोगों से तुम तुक्का ही मारो तो देखो, प्रीलिम्स का सबसे अच्छा चीज है ना, आंसर तुम्हारे पास में है, तुम्हारे सामने है, तुमको ढूंढना है इसमें से कौन है वो। तो सबसे खासियत प्रीलिम्स का यही है, तो इतना पढ़ लो कि तुम मतलब और लोग से काफी आगे निकल, तुक्का ही मारो तो सही निकले। अब मुझे ये अमेजन ये पता था तो मैंने काट दिया तो सही हो गया। ठीक है, ये हमेशा एंटीबॉडीज वगैरह, एंटीबॉडीज नॉर्मली क्या है कि प्रोटीन, मुझे इसमें डाउट था कि मैनमेड है या आर्टिफिशियल है या क्या है, लेकिन एंटीबॉडीज वगैरह मैनमेड भी होते हैं, तो मैं बोला कि सही होगा। और बाकी दोनों तो एंटीबॉडीज का नॉर्मल सा काम ही है, वायरस के लिए एंटीबॉडीज तो बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे, बाकी एंटीबॉडीज का नॉर्मल डेफिनेशन ही है वो। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, वायरस को या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये नॉर्मल सा काम है, बाकी ठीक है। अब इसमें देखोगे तुम लोग तो सब कुछ वही है कि कोई भी वायरस ओशन में सर्वाइव नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है, वायरस तो माइनस कितना वोल्केनो भी सर्वाइव कर देता है, वायरस और बैक्टीरिया वगैरह, तो वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता ही है, तो ये भी गलत है। वायरस जो है ये भी करता है, वायरस ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को भी चेंज करता है, तो ये इसका ना नहीं आंसर होगा। इसमें आंसर जो है, इसमें क्या एक्टिवेटेड कार्बन, इसमें आंसर लोग ए दे रहे हैं कोई बी दे रहा है, डिपेंड करता है कि लोग कैसे उसको इंटरप्रेट करें, कोचिंग वाले, अभी यूपीएससी ने दिया नहीं है। तो इसमें क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है ना, जैसे एक्टिवेटेड कोई भी कार्बन अगर लेते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, मतलब मान लो डस्ट को एब्जॉर्ब किया, कोई भी गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। तो अभी पहले तो वही स्टेटमेंट है कि गुड एब्जॉर्ब, तो पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है ना, तो कभी भी हम लोग वो पढ़े होंगे, कोई बेसिक साइंसेज में 10th तक पढ़े होंगे कि जो भी एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह होते हैं वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट वही दे रखा है। अब ये इन्होंने बोला इजिली सिंथेसाइज हो जाता है, तो ये तो सही है, लेकिन अब कौन इसमें से एक्सप्लेनेशन है, लोगों को डाउट था, तो मैंने तो पहले सही माना था, लेकिन किसी कोचिंग ने इसका बी दे रखा था, तो ठीक है। ठीक है, और डिस्कस करना है कि ब्रेक चाहिए? हम्म बिकॉज का ये explanation है या नहीं।
हम्म। तीन होते हैं तो ये सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है जैसे हम आंसर जानते हैं बट वो उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल होती है ज़्यादा टाइम। ये वाला में तुम्हें कॉमन सेंस लगाना होगा, कभी सही भी होगा कभी गलत भी होगा, लेकिन मोस्टली सही हो जाता है उसमें। एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आती है उसमें। जैसे इस वाले में किसी को पता नहीं है इसमें, कोचिंग वाले भी किसी कोई ए दे रहे हैं कोई बी दे रहा है, तो यूपीएससी क्या देगी अब क्या मानेगा। अब यूपीएससी तो अब आंसर की भी रिलीज करेगी, लेकिन वो भी ऑफिशियल फाइनल नहीं होगा, वो भी अंडर प्रोसेस वाला ही होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा डाउटफुल केस है कि ठीक है गुड मान लेते हैं, जैसे मान लो एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स, तो ठीक है ये तो है, ये तो फैक्ट है, सही है। दूसरा है वो क्यों करता है, क्योंकि उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो ये तो अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है कि लार्ज सरफेस एरिया है तो वो गुड लार्ज सरफेस एरिया है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब करता है पॉल्यूटेंट्स को। अब तीसरा है एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट। ये थोड़ा सा एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि भाई उसको अच्छा से सिंथेसाइज कर लेंगे इसीलिए वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। और इसको अभी मैं सोचूं तो इसका एक्सप्लेनेशन बस 2 ही लग रहा है, 3 नहीं लग रहा है। तो मान लो कोई ये चीज है, मतलब मान लो ये एक्टिवेटेड कार्बन है, इसको इजीली सिंथेसाइज कर लेते, इसीलिए वो एब्जॉर्ब तो नहीं करता ना, इजीली सिंथेसाइज करते वो हमारी सहूलियत है, वो करता है वो अपनी प्रॉपर्टी के कारण, सरफेस एरिया के कारण करता है, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिसका कोचिंग का बी आंसर है वही सही होगा। मतलब बिकॉज लगा के इसमें भी देखना है, इस पहले क्या था एक स्टेटमेंट था तो तुम्हें एक ही स्टेटमेंट बिकॉज लगाना था, अब 3 स्टेटमेंट है तो तुम्हें 2 स्टेटमेंट बिकॉज लगाना है, एक फैक्ट हो गया 2 स्टेटमेंट बिकॉज लगाना है, तो तुम्हारा एरर का चांसेस बढ़ गया है। लेकिन फिर भी मतलब और क्या तरीका है करना, सॉल्व तो करना ही है, लिप से निकालना ही है। हाँ वही, हाँ ठीक है। देखो पॉलिटी वॉलिटी स्टैटिक होता है सारा, लक्ष्मीकांत पढ़ो, और लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ो और बार बार पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ लो तो कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। कुछ चैप्टर्स हैं उसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, जो अपना आर्टिकल 51(a) तक है ना, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह तक, वो तो पूरा आर्टिकल्स तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और मेरे पास किताब रहता तो मैं बताता, लेकिन पॉलिटी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, डी वासु वगैरह नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स तो उसी से हो जाता है। और उसके अलावा करंट में कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे मान लो बेल क्या है, फरलो क्या है, ये कभी 21 के पेपर में आ गया था, वो करंट में था, तो वो वहां से देखना होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी वो नहीं कवर होगा। करंट में कुछ मान लो कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है ना रिसेंट में, एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा चल रहा है जैसे मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था, तो करंट का 23 में आ गया था शायद, 23 में, कि किस स्टेट का कितना वेटेज है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था इसीलिए आ गया था वो, तो वो करंट वाला हो गया, तो वैसा करंट अफेयर से करना होगा, लेकिन मोस्टली स्टैटिक ही आता है। पॉलिटी अगर करंट से आता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन जो है मैंने तुक्का सही कर लिया था, लेकिन वो मुश्किल था, ठीक है। तो मोस्टली तो इसमें लक्ष्मीकांत ही है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते, इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग गलत किए थे। और कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये स्टैटिक वाला क्वेश्चन तो ठीक है। देखो इसमें से 5 में से 20 सही है ना, ओनली 3, 5 में से 3 सही है, ये मैं नहीं मारा था इसको, ये वाला करंट का है तो ठीक है इसको। यहाँ गलत हो रहा है, 5 में से 4 है, लेकिन मैं नॉलेज पे मारा था 2, लेकिन गलत हो गया। अब जैसे अब इधर देखते हैं, शायद कुछ लगेंगे ट्रिक्स इसमें। ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 2019 में भी आया हुआ है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पीवाईक्यू मतलब 19 में मैच द फॉलोइंग में आया था, तो रामास्वामी नायकर, तो मतलब बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ये वाला क्या है ना, ये वाला इसने बता दिया है पहला फैक्ट कि जो अपना वो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है ना, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसमें बता दिया कि इधर साइबेरिया में ये है एक, और इधर अलास्का में एक जगह है, तो हमें पता होता है ना इधर से इधर जब आते हैं तो एक दिन हम लोग लूज कर देते हैं, एक दिन लूज करते हैं, मतलब अगर इधर मंडे है इधर आ रहा है ट्यूसडे हो गया, मतलब इधर 21 तारीख इधर 22 तारीख है, तो हम 21 से 22 में चले गए थे,
जो 21 से 22 वाला दिन हम तो लूज कर दिए ना, तो इधर एक दिन इधर मंडे होगा तो इधर ट्यूसडे होगा, तो ये उल्टा होगा, तो उन्होंने एक्सचेंज कर दिया है इसको। एक्सचेंज जो यूपीएससी बहुत करता है, कोई चीज को स्टेटमेंट को गलत अगर बनाया जाए ना तो एक्सचेंज कर दो, फैक्ट को चेंज कर दो, मोर को लेस कर दो, ऐसे बहुत करता है, तो वो डाउटफुल स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ तो लॉजिक लग रहा था सीधा, इसमें तो मैं डाउट ही नहीं किया कि इतना सारा स्टेटमेंट है, ये इधर ही होगा, चेंज करने का बहुत कम चांस है कि एनाडीर को सेविरिया और इसके वो चेंज करेगा। तो यहाँ तो वो नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम बैटरी यूज होता है, तो वो चिली में है, तो वो सही पर। इंडोनेशिया निकल मुझे पता था, क्योंकि इंडोनेशिया में निकल इसलिए क्योंकि जो एलोन मस्क है, टेस्ला कंपनी उनकी, तो वो इंडोनेशिया से डील कर रहे थे निकल वहाँ से निकालने के लिए। ये निकल वाला मुझे वहाँ से पता था। अब बोत्सवाना वाला मुझे कंफर्म नहीं पता था, लेकिन बोत्सवाना मुझे लग रहा था साउथ अफ्रीका में कहीं कहीं तो है, साउथ अफ्रीका के आसपास ही है कहीं, वहाँ हाथी वगैरह कुछ मरे थे। तो साउथ अफ्रीका में डायमंड तो मिलते हैं, तो बोत्सवाना में मिलते ही होंगे, तो मैं इसमें से ऑल 3 मारा था। अब तुम बोलोगे 3 में से एक सही होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो पहले नॉलेज यूज किया ना, पहले नॉलेज यूज करना था यहाँ पे। ये दो सही हो गए, तो 3 में से एक वाला लॉजिक तो खत्म ही हो गया। तो मैं बोत्सवाना वाला पे सही, अब मेरे पास या तो 2 सही होंगे या तीनों सही होंगे, नन तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों में से मारूंगा, 50% चांस है अभी भी सही होने का। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैं ओनली वन वाला ट्रिक लगाया था, लेकिन शायद ये गलत हो गया था मेरा। इसमें क्या उन्होंने क्या किया था, सार्डिनिया जो है ना, वो इटली, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर तुम लोग पढ़े होगे तो इटली में कुछ सार्डिनिया वार्डिनिया का कुछ 2-3 आइलैंड है, तो वो तो मैं कर लिया था, लेकिन पता नहीं इसमें मेरा गलत हो गया था। इसका आंसर शायद ओनली नन होगा, शायद मुझे लग रहा है नन है ना। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक एक्सचेंज कर दिया, ये गलत, ये होना चाहिए था, तो ये भी कुछ होगा, तो ये दोनों गलत हो गया, तो ये सही होगा, एटलीस्ट एक तो सही होगा, लेकिन इसका नन है। तो ठीक है, 50% चांस तो था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल सही है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट है वो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, तो टेलीविजन में भी यूज होता ही होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह, मैग्नेट्स वगैरह टेलीविजन में, मतलब मोबाइल में यूज होता है, सब चीज़ में यूज होता है, तो टेलीविजन में भी होता ही होगा। ठीक है, अब टेलीविजन में अब तो कुछ फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज जानने की भी जरूरत नहीं है। फोस्फोरेसेंट मतलब थोड़ा लाइट वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होता होगा, तो वो टेलीविजन में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो होता होगा। मतलब जनरल सा स्टेटमेंट है, गलत होने का चांस बहुत ही कम है। तो ऐसा नहीं कि हमको फोस्फोरेसेंट पता होगा, हम कहीं पढ़े होंगे तभी उसको सही मारे। देखने में आ रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होगा, तभी तो उसको टेलीविजन में यूज करेंगे, जो क्यों ही कर रहे होंगे। फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी थोड़ा दूसरा होता है, ट्यूबलाइट वगैरह होती है टेलीविजन, कुछ होती है उस टाइप से, तो मतलब उस टाइप से इसको कर लिया। अब इसमें देखो, ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना 2028 को, मुझे लग रहा था कहीं 2030 होगा। ये नॉर्मली लगता है 25 रखते हैं, 30 रखते हैं, तो मुझे ये डाउट लग रहा था एक तो। फिर ऐसा लगा जर्मनी नहीं होगा, कहीं फ्रांस होगा। ठीक है, अब RFID टैग्स फिटेड ऑन द ट्रैक्स होता है, तो इसमें शायद RFID वाला कोई दूसरा टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो मुझे ये था कि तीसरा तो गलत, तीसरा नहीं, RFID ही होता है उसमें। मुझे ये था कि तीसरा तो सही है, तीसरा सही है, और नॉट करेक्ट पूछा है, तीसरा सही है, तो इसमें से तीसरा सही है, नॉट करेक्ट पूछा, तो कोई 2 ही सही होगा ना, मतलब कोई 2 ही गलत होगा ना। ये सही है, नॉट करेक्ट पूछा है, और ऑप्शन तो मुझे 1 2 2 3 1 3, कोई 2 तो गलत है पक्का, और कौन सा 2 वो पता करना है। ये सही है तो ये दोनों गलत होंगे। इन तीनों में से हमें 2 नॉट करेक्ट पूछा है, और 2 तो एटलीस्ट गलत है ही, क्योंकि 3 सब में 2 तो है ही। ये सही है तो ये दोनों तो गलत होंगे, मेरा ऐसे सही हो गया था। इसमें ज्यादा दिमाग लगा लिया था, ऐसे क्वेश्चन में तो ऑल ही करेक्ट होता है नॉर्मली। तो इसमें क्या था कि कौन सा स्पेस मिशन है जो इनकरेज करता है और सपोर्ट करता है। अब मैं बताता हूँ ज्यादा कैसे नहीं सोचना है इसमें। मैं क्या ज्यादा सोच के स्पेडेक्स को हटाया था। स्टेटमेंट देखो, इनकरेज करता है और सपोर्ट करता है माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च। माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च क्या होता है? जीरो ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैम? जीरो ग्रेविटी। ठीक है, तो अब मैं सोचा कि एक्जियोम 4 है, या अमेरिका वगैरह का या फ्रांस वगैरह कुछ मिशन है, ऊपर जाते हैं तो ठीक है सपोर्ट करता होगा। गगनयान अपना है, ये सपोर्ट करने के लिए करा है, तो ये दोनों तो मैं सही मार दिया। जो स्पेडेक्स मिशन था ना, ये न्यूज में था, इसमें क्या था, स्पेडेक्स में अपना ही मिशन था। इसमें कुछ क्या है, हाँ डॉकिंग वगैरह कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार वो डॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो पता नहीं डॉकिंग तो किया, तो इसमें रिसर्च वगैरह कहाँ कर रहा है, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च वगैरह, तो मुझे लगा कि यार इनमें भी नहीं होगा।
तो मैं उसको काट दिया। तो इसका लेकिन कोचिंग वाले ऑल दे रहा है, तो लेकिन ये इनकरेज कर रहा है, माइक्रोवेव इनकरेज या सपोर्ट कर रहा है। तो इनकरेज तो करेगा ही। मान लो बाद में कल को हम अगर मान लो वो करते हैं, मान लो वो करते हैं, जैसे मान लो अपना अगर वो क्या बनाते हैं, वो स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाते हैं, हाँ स्पेस, तो उसमें तो वो काम करेगा ना। तो इनकरेज तो कर ही रहा है, अगर देखें इनकरेज तो कर ही रहा है ना। उस हिसाब से सोचे तो मैं यहाँ ज़्यादा सोच लिया, इतना नहीं सोचना है, इतना सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट पता होगा तभी मारेंगे, वैसा नहीं, मतलब थोड़ा सा कि हाँ यार हो सकता है ऐसा क्यों। ठीक है, इसमें मुझे ये पता था IL-76 जो है ना, मुझे लग रहा था ये गन है, लेकिन एक्चुअली ये कमर्शियल वो क्या कहते हैं, कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं, मतलब वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये गलत हो गया था, बाकी दोनों मुझे पता था। डॉर्नियर जो है पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, नेवी वाले यूज करते रहते हैं इसको। फिर ये जो है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन चैप्टर में पहले यही पढ़ाते हैं कि कैसे। और वैसे भी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने वाले थे IIT कानपुर वाले, लेकिन शायद मतलब वो सक्सेसफुल उतना नहीं रह पाया था या नहीं हो पाया था। तो उसमें न्यूज में था पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं, पोटेशियम और सोडियम का करते हैं। ये जो बेसिक्स है। प्रेसिडेंट का पार्डन, ये तो लक्ष्मीकांत है, ये सारे लक्ष्मीकांत है। ये वाला क्वेश्चन जो है, अब देखो पढ़ने का क्या फायदा है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं ये कोचिंग के टेस्ट सॉल्व कर रहा था। कैसे टेस्ट मैंने सॉल्व किया था इस अटेम्प्ट में, मैं बताता हूँ। मेरा 23 में पहला प्रीलिम्स निकला था फॉरेस्ट का, उससे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। फिर 25 में मेरा दूसरा निकला, एक बार पता चल गया ना हैक कैसे निकालना है, तो 25 में भी मेरा निकल गया था। तो इस बार मैं जबकि बहुत कम तैयारी किया था, 20 अप्रैल से ढंग से प्रीलिम्स स्टार्ट किया था, और मई में होना था पेपर, 25 मई के आसपास। तो मेरे पास 1 महीना था, और मुझे टेस्ट भी बहुत सारे देने थे, 20-25 तो मैं दे के जाता तब कॉन्फिडेंट होता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि टेस्ट देने का जो तरीका मेरा ऐसा था कि कुछ वहाँ ओपन टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ जाके तुम बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो थोड़ा एग्जाम का फील आ जाता था संडे। तो मैं वीक में एक दिन एक ओपन टेस्ट दे के आता था, उसमें वो कुछ भी चार्ज नहीं करते, बस जाओ दे के आ जाओ। तो थोड़ा ऐसा फील आ गया ना, एग्जाम में जा रहे हैं दे के आ रहे हैं, थोड़ा वैसा फील आ जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे और टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो टेस्ट सॉल्व करो 2 घंटा, फिर उसके आंसर्स मिलाओ और उसके सॉल्यूशन देखो 3 घंटा, 5 घंटे लग रहे थे। और एक दिन में 5 घंटा कर लो, वैसे 10 घंटा तो बहुत होता है पढ़ने के लिए। नॉर्मली 8 ही हो पाता है, वो भी नहीं हो पाता कभी कभी। तो अब मुझे 5 घंटा वो करके बहुत ज़्यादा वो होता था कि फिर और क्या करें, तो मुझे उसको 3 घंटा में लाना था, 2-2.5-3 घंटे में लाना था। तो फिर मैं क्या किया कि टेस्ट देना तो है, तो क्या किया कि iPad में वो खोला अपना क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर लैपटॉप में अपना खोला सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में देखा क्या आंसर होगा, क्या मैंने सोच रहा हूँ, जो सही है टिक लगाया वहीं पे सॉल्यूशन देखा, क्या मैंने सोचा, क्या गलत किया। वैसे करके मैं एक दिन में मैक्सिमम 4 टेस्ट लगाया था, और 3-3 घंटे में होते तो 12 घंटे किया था मैं तो। लेकिन 12 घंटे करने के बाद पूरा दिमाग फटने लगा था। तो 3 टेस्ट मैक्सिमम कर सकते हैं वैसा। अगर वैसा ज़्यादा टेस्ट लगा, लोग बोलते हैं ना 100 टेस्ट लगाया, तो मैं 25-30 लगा लो मैक्सिमम है, मतलब किसी भी कोचिंग का लगा लो। तो कुछ टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो सेंटर पे जाकर दे रहे हैं, कुछ ऐसा घर पे देना है, जल्दी देना है, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये एक हैक है, ऐसे अगर फायदा होता है आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैं किया था, एक टेस्ट था सिमुलेटर 4 में, उसमें ये क्वेश्चन मुझे याद रह गया था, लकीली याद, नेचर इंस्टीट्यूशन लॉ और ऐसा, और इसको तुक्के से भी कैसे करेंगे बताते हैं। तो मुझे याद रह गया, तो मेरा सही हो गया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है, सही 100% था। और ऐसा जो नेचर वोचर इन्वायरमेंट वगैरह के पर्सपेक्टिव से जो भी करते हैं ना, नॉर्मली यूरोपियन यूनियन वाले बहुत करते हैं। उन्होंने ही वो कार्बन टैक्स वगैरह लगाया, CBD, हाँ वो टैक्स वगैरह लगाया, तो वो ऐसा बहुत करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन लगता है, बाकी को तो फूड एग्रीकल्चर, ये वर्ल्ड बैंक, ये सब पैसे वैसे देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब नहीं करेंगे। तो उन्होंने ही किया, और लॉ बनाएगा, नेचर इंस्टीट्यूशन लॉ है, तो लॉ कोई एक पॉलिटिकल बॉडी बनाएगा ना, कोई एक इंस्टीट्यूशन लॉ तो बनाएगा नहीं। अब तुम देखोगे वर्ल्ड बैंक है, ये लॉ थोड़ी बनाएगा, ये भी लॉ नहीं बनाएंगे, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो नोटिफिकेशन निकालेंगे या कुछ गाइडलाइंस निकालेंगे। लॉ तो बनाने का पॉलिटिकल बॉडी ही बनाएगा। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल बॉडी है, जिसमें सारे जो यूरोप के देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी एक होता है प्रेसिडेंट, प्राइम, जो भी होता है उनका हेड वगैरह, तो उस हिसाब से भी यूरोपियन यूनियन ही होगा। तो लॉजिक भी काम कर रहा है। ठीक है, बाकी ये करंट में था, मेरा गलत हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें, मुझे मतलब ये पता था कि ढाका डिक्लेरेशन से नहीं आया, तो मैं दूसरा काटा था, पहला तो मुझे सही है। इसमें जो चौथा वाला स्टेटमेंट है, इसमें बांग्लादेश इसको लीड कर रहा था, करंट में था, लेकिन मेरे दिमाग में रहा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया था। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या ट्रिक क्या है, मुझे ये करंट में था, ये PT3 में मैं पढ़ता था, करंट में था।
तो इसमें क्या था, मुझे ये पता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो है, और तुम कहीं भी कोई भी कमेटी वमिटी का देखोगे ना, तो प्रेसिडेंट एक बस एक अपना क्या कहते हैं, उनका एक ऑनररी पोस्ट टाइप का उनको साइन करना है, जो भी कैबिनेट वगैरह कहेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को किसी कमेटी में नहीं रखते हैं, मतलब किसी भी कमेटी में तुम जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, या कोई एक और मिनिस्टर को ले लेते हैं, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ले लेते हैं, जैसे मान लो सीबीआई के अपॉइंटमेंट, सीबीआई के जो हेड होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहीं मैंने देखा नहीं कि भाई ये किसी भी कमेटी में है, किसी को अपॉइंट करना हो रहा है। तो मैं इनको काटा, प्रेसिडेंट को काटा, पहला गया, इन दोनों में से मुझे यह था चीफ जस्टिस तो है, तो मैं ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे यहाँ पे ट्रिक भी आया, प्रेसिडेंट वाला मैंने लॉजिकली एलिमिनेट किया, और ये नॉलेज था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इससे वो सही हो गया। तो मतलब जितना पढ़ोगे उतना चांस है जाएगा तुम प्रीलिम्स एक्सेल करोगे। ठीक है, ठीक है। ये जीपीएस ओपीएस वाला गगन वगन तो हमेशा ही न्यूज में रहता है, जनरल से आया गगन पहले ही लिख दे रहा है, जीपीएस ऑगमेंटेड नेविगेशन, मतलब जीपीएस में और हेल्प कर रहा होगा। जीपीएस मान लो 10 मीटर इधर दिखा रहा होगा और उसको प्रिसाइज करेगा, तो वही है एडिशनल एक्यूरेसी इंटीग्रिटी, सही है। बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट बस एविएशन में ही करेगा, तुम कैसे प्रूव कर सकते हो? किसी जीपीएस है तो हर जगह यूज होता है, सिर्फ एविएशन में ही क्यों हेल्प करेगा? तो तीसरा तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हुआ तो आंसर तो पहला सही है, पहले दूसरा ही है। दूसरा, हाँ, यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जीपीएस है तो एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, तो एयरक्राफ्ट को भी जीपीएस वगैरह की जरूरत होती है, तो उसमें भी हेल्प कर सकता है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा में क्या, ऑनलाइन एविएशन, तो कैसे, बस एविएशन में कैसे, सैटेलाइट में, रॉकेट लॉन्च में क्यों नहीं, या मान लो कोई और चीज में क्यों नहीं? ठीक है। अब ये वाला में देखो, एआई एक्शन समिट, ठीक है, इसमें क्या है, ये न्यूज में था, एआई एक्शन समिट न्यूज में था, ठीक है, और ये पेरिस में होता है। इंडिया शायद, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि को चेयर किया था इंडिया, हाँ को चेयर लिखा ही है ना, न्यूज में था, मोदी जी भी शायद गए थे, हाँ प्राइम मिनिस्टर भी अपने गए थे, ठीक है। तो अब ये पेरिस में हुआ था, ये तो मुझे याद था, पहला नॉलेज से हो गया। दूसरा मैं गलत किया, लेकिन ऐसा सोचो, ऐसे एआई समिट वगैरह जो होते हैं ना, एआई समिट वगैरह नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए, ये नॉर्मली साइन किए रहते हैं कि चलो टेक्नोलॉजी वाली चीजें है तो इसमें साइन कर देते हैं, वो पीछे नहीं हटते। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर वो साइन किए रहते तो ये क्यों ही पूछता? नॉर्मली वो लोग साइन कर ही देते हैं ना, अगर मैं दिमाग लगाता हूँ, यूएस और यूके जो है वो साइन कर ही दिए रहते, तो नॉर्मली लोग उसको बोलते हैं कि अगर साइन किया ही रहता तो यूपीएससी उसको क्यों ही पूछता है, अगर नहीं किए होंगे तभी पूछा होगा। ऐसा मेरे और दोस्त, मैंने तो वहाँ गलत किया था इसको, मैं बोथ मार दिया था, लेकिन यूएस और यूके नहीं किए थे। अगर वो किए रहते तो पूछना तो थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप है, मतलब कि हाँ ठीक है साइन किए हैं, लेकिन नहीं किए हैं तो उनके दिमाग में गया कि अरे नहीं किए हैं, लेकिन ये करंट में था, मैगजीन में भी था लिखा हुआ। इसमें तो मैं 4 में से 2 मारा था, मेरा गलत हो गया, ऑल 4 दे दिया, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, फिर और क्या है, अब इसमें देखो, इसमें एक क्वेश्चन ये, इसमें उन्होंने क्या किया ना, इन दोनों का स्कोर जो है, या ये कर दिया है, इन दोनों का स्कोर जो है उल्टा कर दिया। ये दिल्ली में हुआ था इसीलिए फेमस, करंट में था एक्चुअली, दिल्ली में हुआ था इसीलिए ये आया भी। और इनमें स्कोर किसको याद रहता है? तुम, इतने सारे इवेंट होते हैं, कौन इसका स्कोर याद करके जाएगा? फैक्ट को गलत करना, या तो उल्टा कर देगा, या तो 70 to 80 लिख देगा, लेकिन मोस्टली चांस रहता है ना उल्टा किया होगा। तो ऐसे 3 में से 1 मारना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि ये दिल्ली नहीं है, मैं थोड़ा सा दिमाग में मुझे लग रहा था दिल्ली नहीं है, कहीं और है, तो मैं इसलिए इसको काट के ये दोनों को सही मार दिया, ये दोनों ही गलत है, उल्टा किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 25 का, मैंने पेपर सॉल्व किया था। और 24 वाला मैं एक आध क्वेश्चन में दिखाता हूँ। 24 वाला पेपर खुल जाएगा ना, सर्च होगा कि नहीं उसमें? उसके बाद डाउट्स लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ही दिखाएंगे जो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ उसमें कि कैसे, मतलब तुम बस क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना अच्छे से, तो उसी में आंसर लिखा हुआ है। 2024 एबीसीडी कैसे, इसमें सर्च हो जाता है क्या? इसमें हो जाएगा, देखते हैं। 24 है ना? नहीं,
इसमें सर्च होगा क्या? ये हो गया। वो डीआरसी वाला जो क्वेश्चन था ना वो दिखाना चाह रहा था। पहले पेज पे है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आगे इसमें, हाँ हाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें उन्होंने कितना डम मिस्टेक किया है कि अब इसका आंसर किस कोई बता सकता है, मतलब थोड़ा सा जिसको पता नहीं है पहले से आंसर इसका। अर्जेंटीना? नहीं, अर्जेंटीना तो नहीं है। और आंसर जिसको भी नहीं पता, मतलब थोड़ा नॉलेज लगाओ और सारे क्वेश्चन तुम देखोगे तो ये साउथ अफ्रीका, हाँ कॉन्गो ही है आंसर इसका। लेकिन इसमें क्या है ना, अब तुम जो ये अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, ये दोनों जो है तुम्हारा अफ्रीका में है, ये तुम्हारा कजाकिस्तान अपना एशिया साइड में है, ठीक है। इसमें वो लॉजिक तो लग नहीं रहा है, सब अलग अलग से है, लेकिन ज़्यादा अफ्रीका वाला चांसेस यही लग रहा है। लेकिन तुम देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, उसने जो है ना कहीं से कॉपी किया है, और यहाँ होगा बाई दी डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, उसने दी हटाना भूल गया, ये वाला जो द है ना वो हटाना भूल गया वो, तो आंसर यही होगा, इसीलिए उसने द हटाना भूला है। स्टेटमेंट कहीं से कॉपी किया होगा, अबाउट 3/4 इतना 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 इज प्रोड्यूस बाय द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। लेकिन वो दी हटाना भूल गया और फिर बाकी जो ऑप्शन है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कजाकिस्तान से सर्च कर दिया, तो ये यहाँ से निकल जा रहा है। ऐसा एक ही नहीं है, 24 में भी ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सब में दी लिखता है तो समझ में आता है, लेकिन बस एक ही में दी लिखा है तो कॉपी कहीं से किया होगा। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मे बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला जो आर्टिकल जहां से कॉपी किया होगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में बना रहा होगा, मे बी ऐसे भी हो सकता है। यहाँ डीआरसी है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसमें भी कॉन्गो बेसिन है, इस फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन, तो वहां से भी कॉन्गो है, यहाँ से भी कॉन्गो है, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे पता था, मैपिंग में मैं करके गया था, मैपिंग वगैरह अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक दो दो लगेगा कि दो ही क्वेश्चन तो है यार, एंशियंट हिस्ट्री का 4 ही क्वेश्चन तो आता है, लेकिन अगर वो कर लेते हैं ना तो लोगों से आगे निकल जाएंगे ना, ठीक है। तो और 23 वाला मैं क्या बता, इसमें स्मॉल फार्मर्स वाला इसी में आया था क्या? स्मॉल फार्मर्स वाला इसी में था ना, 100 मिलियन फार्मर्स, हाँ इसी में था क्या? 24 में था। उसका हम लैंग्वेज एक्चुअली दिखाना चाहिए, लैंग्वेज वाला मैं बात बता रहा था ना कि ये लैंग्वेज इतना कॉम्प्लेक्स है, कहीं से कॉपी किया होगा। जो 24 में एक आध देख लेते हैं जो ट्रिक, जो ठीक देखो, ये सारे जो है ना सारे एनसीईआरटी में हु बहु लाइन लिखा होगा, ये वैसे तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हु बहु ये लिखा होगा, थिकनेस वाला, मतलब हम ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी का मतलब ये क्वेश्चन मान लो एनसीईआरटी में से कॉन्सेप्ट तुम कहोगे यार नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी से होता है कहीं और से होता है, बात क्या है, लेकिन स्टेटमेंट एग्जैक्ट कॉपीड है एनसीईआरटी से, यानी वो क्वेश्चन भी वहीं से बना रहा है ना, तो कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है, तो फिर वही पढ़ना है। ये आइसोथर्म वाला क्वेश्चन अभी मैं बताया था 25 में, देखो एग्जैक्ट सेम है, आइसोथर्म दे वेट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, है ना, एग्जैक्ट एनसीईआरटी दिखाया भी था, और ये गल्फ स्ट्रीम वाला लॉजिक है, तो सही है, ठीक है। बाकी अब ये क्वेश्चन जो है ना कोकोआ प्रोड्यूसर, कहीं भी तुम याद नहीं करोगे ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन वही है, कोई कंट्री, कोई जैसे मान लो कोई कोचिंग होगा फिल्म्स के समय में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप्स, और वो एक टेबल बना के दे देगा तुम्हें, तो एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, कहीं कुछ याद रह जाए। फिर वैसे ही मान लो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन से अपने हमेशा मैच डी फॉलोइंग में पूछता है कॉन्फ्लिक्ट जोन, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन से भी कुछ लिस्ट बना कर दे देते हैं, वो ध्यान रखो, ठीक है। फिर अब जैसे ये कोई नहीं देखता, मैं भी नहीं देखा था, मेरा भी गलत हुआ था, लेकिन मोस्टली इतने सारे फैक्ट है ना कि गलत कर ही देता है इसमें, मतलब मैं तो 1 मारता, पता नहीं क्या आंसर इसका। इसमें मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, तो लास्ट ही उसका डाउट्स लेते हैं फिर खत्म करते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन दिखाना था मुझे इसमें? 100 मिलियन ना, जब वो मैं बता था ना फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर, ये 3 स्टेटमेंट दे दिया और पूछा क्या है इसमें, तो किकाडा भी थोड़ा इंसेक्ट वाला मैंने कहीं तो पढ़ा था, और फ्रॉग हॉपर, ग्रास हॉपर जैसा मुझे लग रहा था नाम, तो मैं इंसेक्ट्स मारा, और नॉर्मली इंसेक्ट्स पूछते हो, उनका इंसेक्ट बर्ड्स वगैरह तो फेवरेट है।
तो इसका आंसर इंसेक्ट्स होगा। ये 100 मिलियन फार्मर्स वाला देखते हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट कॉपीड है ना, वो मतलब देख के लगता है यार कि मतलब पता चलने लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट खुद से, अगर एआई नहीं बनाता है या बुक से कॉपीड नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट खुद से कॉपी किया है। तो अगर इसमें देखा जाए ना, तो प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड एनर्जी दैट आर नेट, मतलब जबरदस्ती जोड़े हुए दैट आर नेट जीरो पॉजिटिव, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। तो ऐसा लग रहा है कि आदमी लिखा है इस स्टेटमेंट को। बाकी ये सारे स्टेटमेंट भी ऐसे लग रहा है, इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब इंटरनेशनल अलायंस भी है, ठीक है, और नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंटरनेशनल अलायंस से जुड़े हुए हैं। ऐसा तो देखिए नहीं, इंडिविजुअल्स इंटरनेशनल अलायंस बहुत कम ही होते हैं जुड़े हुए। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन, थोड़ा बनाया हुआ स्टेटमेंट है। अब इसमें देखेंगे तो किसी के दिमाग में कंसोर्टियम्स वगैरह नहीं आता है, एग्री बिजनेस ग्रुप आ जाएगा, एग्री बिजनेस ऑर्गेनाइज, कंसोर्टियम्स वगैरह दिमाग में जल्दी नहीं आता है। तो यही वाला इसका आंसर है। ये है क्या, क्या है इसका? मैं तो इसका डी मारा था, मुझे तो यही याद है शायद, मुझे क्या है तो देख लेना एक बार। लेकिन मतलब हम ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो कॉपीड होते हैं ना, पता चलते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं लग रहा है वो ठीक। और देखते हैं कुछ जो काम का होगा। अब ये देखो, ये वाला में इसने पूछ दिया पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, तो हाइड्रो पावर मतलब एनर्जी। तो इसमें देखो ना, किसी में भी एनर्जी क्या है, बस एक ही में एनर्जी है। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लिफ्ट इरिगेशन, सीरियल क्रॉप है, तो बस एक ही मतलब हाइड्रो पावर है। तो ये मतलब एनर्जी, हाइड्रो पावर बेसिकली एनर्जी को ही डिनोट करता है ना, तो ये एनर्जी सिस्टम होगा। एनर्जी देखो, इसको मारो सी और आगे बढ़ो। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स से भी ऑप्शंस पकड़ा जाते हैं। नहीं तो लोग बोले अरे यार ये तो पढ़े ही नहीं है, कहाँ से मारे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो 90 प्लस क्वेश्चन, 95 प्लस क्वेश्चन बनाने हैं तो ये ट्रिक्स तो करने ही होंगे। और कुछ है क्या 24 के पेपर में यार? एक वो क्वेश्चन था अर्जेंटीना वाला, जो बॉर्डर वाला था ना, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर वाला जो था, उसमें भी उन्होंने दी वाली गलती की हुई थी। अब पता नहीं वो किसी के वीडियो दे, 24 में था ना। हाँ हाँ। बस वो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका डाउट्स लेते हैं, फिर आगे करते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो पूछा है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किन दो कंट्रीज के बीच में है। तो थोड़ा डाउट हो गया, चाइना इंडिया, कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स, चिली भी बहुत लंबा ऐसे आता है नीचे। तो इसमें देखो कनाडा, बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है, बाकी किसी में दी लिखा है। तो यहाँ भी उन्होंने कॉपी किया है, तो यहाँ भी वो गलती हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स से, अच्छा मतलब कि ये अगर आप ऑप्शन में तो आंसर होगा ऐसा। अच्छा, द का यूज करते हैं। अच्छा मतलब तुम करोगे, अच्छा और किस किस कंट्री के साथ लगाते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी तो लगाते होंगे, द ग्रेट ब्रिटेन। मतलब हम लोग तो इसके इसी के हिसाब से गए थे कि द लगा हुआ है तो कहीं से कॉपी किया हुआ है, बाकी मैं भूल गया वो द लिखना। बाकी दिमाग में सोचा किसे किसके बीच में लिख दिया, एंड करके बीच में जोड़ दिया, बाकी यहाँ से वो। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, ट्रिक्स पे रिलाई करोगे तो 40 क्वेश्चन सही होंगे। सिर्फ ट्रिक्स पे रिलाई करोगे तो 35 से 40 सही हो जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ के अगर मैं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं 19 के पेपर सॉल्व किया ऐसे ही, तो वैसे ही मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी 50 गलत हो गया, तो नंबर कम है। और वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और जो पढ़ के जाएंगे ना, जो सही कर लेंगे तो सही हो जाता। तो पहले नॉलेज, फिर ट्रिक्स, कॉमन सेंस। और वही है कि स्टैटिक अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरा स्टैटिक्स पर गलत हो गया क्योंकि मैं उतना अच्छे से, मतलब लास्ट में मैं इकोनॉमी रिवाइज कर रहा था, वजह मैं कह रहा था क्या कर रहा है अभी तक। तो मैं फिर जाकर टेस्ट वगैरह दे दिया उसके हिसाब से।
और एक चीज़ और ये कहेंगे, प्रीलिम्स जो है बस एक क्रॉसिंग स्टेज है, तो मेंस तैयार रखो। एक बार प्रीलिम्स निकला तो मेंस निकलना चाहिए, इतना आंसर राइटिंग वगैरह सही होना चाहिए, ऑप्शन वगैरह तैयार रहना चाहिए, एथिक्स वगैरह ऐसे वगैरह, ये फाइनल सिलेक्शन हो जाए कि भाई दोबारा प्रीलिम्स नहीं देना पड़े। क्योंकि प्रीलिम्स में ना बहुत ज़्यादा, ओआरएन में जब हम लोग रहते थे तो उसमें ऐसे ही गर्मी रहता है, बच्चों के चेहरे पे भी बहुत गर्मी रहती है उधर, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स का माहौल जो है, फिर उसका जैसे प्रीलिम्स खत्म होता है सब मामला लाइट हो जाता है उधर। तो टेस्ट देने का मैंने वही बताया कि कुछ टेस्ट जाके दे दो, ठीक है, और वैसे रोज टेस्ट तो दे नहीं सकते कि 5-5 घंटा टेस्ट ही दे रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आधा दिन तो टेस्ट में चला गया। तो 3 घंटे वाला जो मैंने ट्रिक लगाया था कि भाई लगाया क्वेश्चन, देखा उसी समय देख लिया, फिर लास्ट में देख लिया कि कोई चीज़ नोट डाउन करने वाली है क्या, कि भाई कि ये नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन वैसा बहुत सारा हो जाता है, तो फिर करंट अफेयर्स पे रिलाई करो अपने, कंटिन्यूस रिवीजन, ठीक है, बाकी मोटिवेशन जरूरी है क्योंकि एग्जाम लंबा है, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, बाकी अब बताओ क्या क्या डिस्कस किया जाए। सीसेट का आपका क्या बैकग्राउंड है? ह्यूमैनिटीज है ना, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक, कॉम्प्रिहेंशन में एक आता है ना, अजम्पशन वाला क्वेश्चन आता है ना, अजम्पशन वाला, तो अजम्पशन वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें कहीं कभी कभी फंस जा, मतलब मेरा तो अजम्पशन वाला गलत होता था, तो उसमें एक बार ट्रिक देख लीजिएगा। बाकी मैथ्स वाला है ना, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 10th तक तो मैथ्स पढ़ा ही होगा ना, बस एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ दें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर थ्योरी थोड़ा सा, मतलब नंबर से रियल नंबर सिस्टम जो है उसको छोड़ दे, तो बाकी सब डुएबल है। तो उसमें क्या है कि अब जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ है आपका, तो उसके लिए अगर कोचिंग किया है आपने सीसेट का, क्या सीसेट का कोचिंग किया है क्या आपने? तो उसमें जो क्लास में जो बेसिकली मैथ्स वाले जो बंदे नहीं होते ना, वो क्या करते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं, पढ़ने की आदत होती है, तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसमें, ये मतलब क्वेश्चंस मतलब हाथ से सॉल्व करते हैं ना, ज़्यादा मेमोरी में चला जाता है, जितने ज़्यादा आपके सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे किसी चीज़ को करने में, उतना ज़्यादा मेमोरी में जाएगा। तो बस पढ़ने में वो होता है कि हाँ कर लेंगे, एग्जाम में अटक जाते हैं, तो इसलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और हम ये कहेंगे पीवाईक्यू ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और वो भी क्लास में तो ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, फॉर्मूलेज वगैरह बताते हैं कि आपको लगता होगा फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम में मैंने देखा है कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूले याद भी नहीं है फिर भी बनते हैं। तो पीवाईक्यू में जो है ना, नॉर्मल कॉमन सेंस से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टर वाइज, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए कोचिंग के साथ साथ, बस कोई बुक सॉल्व करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा मैथमेटिक्स था। एग्रीकल्चर यार एकेडमी में कोई होगा, एग्रीकल्चर वाले आते हैं फॉरेस्ट में काफ़ी, तो मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, मुझे एग्रीकल्चर का आइडिया नहीं है, तो मैं बजरंग भाई को कन्वे कर दूंगा, आप इनसे पूछ लेना। पीवाईक्यूज का तो अभी आप कर सकते हैं, 1.5 महीना बचा है, जो भी आप प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, तो जैसे प्रीलिम्स जो दे रहे थे ना, जैसे ऐसा तो है नहीं कि कभी भी कर ले, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट को पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं आप, तो अब बस पढ़ लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वहाँ आएगा कैसे, तो एक बार कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ ले रहा है तो उसके पीवाईक्यूज के थ्रू गो थ्रू कीजिए, और एक बार जाने से नहीं होगा, ऐसा लगेगा ना आपको अरे इसका आंसर तो मुझे पता ही है, इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन वो वाला चीज ना जो ट्रिक वाला है कि इसका आंसर ये कैसे बनाया, कैसे गलत कर रहा है, कौन से स्टेटमेंट नॉर्मली गलत करता है, तो इसकी ट्रिक्स के कंपाइलेशंस भी है, मैं इनको शेयर कर दूंगा बजरंग भाई को, लेकिन इनके पास भी है, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे, ट्रिक्स के कंपाइलेशन है विथ एग्जाम्पल्स, कि ये ट्रिक्स है एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चंस देखो, फिर उसमें फैक्ट्स को गलत करते हैं मोस्टली, वो सारे हो गए, या 5 में से 3, या ऑड वन आउट हो गया, वो लाहौर वाला क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे ट्रिक्स को डिस्कस कर लेंगे, तो बार बार अगर करेंगे ना आप, तो बार बार वो दिखेगा अरे यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, तो पीवाईक्यूज एनालिसिस में एक तो ये होगा ट्रिक वाला, दूसरा ये होगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जैसे मान लो कि आपको रामास्वामी नेकर के बाद एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, उन्होंने कोई किताब लिखी हो, तो सॉल्यूशंस वगैरह में लिखा रहता है, कोई किताब आ गया इस टाइप से, साथ साथ देख सकते हैं फिल्म्स के लिए। पीवाईक्यूज देखने से ये आता है ना कि एग्जाम में कैसा है, कॉन्फिडेंस पे आता है, वो तो मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ।
तो कॉन्फिडेंस भी एक आता है कि क्योंकि मान लो आप कितना भी तैयारी कर लो, क्या आने वाला वो पता नहीं है, तो क्या ही पता रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर कि उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अभी 29 में है आपका, तो 3 है, तो काफ़ी बीच में कुछ पैटर्न चेंज हो जाए। प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया, आपको ऐसा समझो कि 23 से बहुत पैटर्न चेंज हो गया। 29 में क्या कर देंगे पता नहीं है, थोड़ा बहुत देखते रहिए, लेकिन मतलब एक कोई माइंडसेट फिक्स नहीं करना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। 23 में तो बिल्कुल ही रैंडम चेंज हो गया, मतलब ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसा आ गया कि लोग वहाँ मतलब, और सी साइड भी बहुत मुश्किल आ गया था। तो कुछ भी कर सकते हैं अभी, तो अभी थोड़ा सा चेंज हो भी रहा है। अभी कार्डियल एलोकेशन पॉलिसीज और एग्जाम नहीं देने देंगे सिलेक्शन के बाद, एक ही अटेम्प्ट होगा, वो सब भी आ गया है। तो मतलब अभी धीरे धीरे मैं ये कहूँगा कि अगर अभी स्टार्ट करें इनिशियली प्रिपरेशन, तो प्रीलिम्स मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, स्टैटिक हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह तो पढ़ना ही है ना, तो साथ साथ प्रीलिम्स को देखते रहेंगे। लेकिन प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं करना है अभी, मतलब कि टेस्ट सीरीज लगाने लगे, बस प्रीलिम्स किए जा रहे हैं। मेंस रेडी होना चाहिए, एक बार प्रीलिम्स निकला तो मेंस निकलना चाहिए। ये नहीं कि एक बार प्रीलिम्स निकला मेंस में जाकर फंस गया। मेंस में ऐसे नंबर आने चाहिए 800+ के, इंटरव्यू में अच्छा करे और निकल जाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, बार बार मेंस में अटक जाते हैं। और जहाँ तक फॉरेस्ट का बात है, फॉरेस्ट में मेंस में एक बार प्रीलिम्स निकाल लिए ना, मेंस में कम कंपटीशन है। 2 ऑप्शनल होते हैं, एक ही जीएस होता है और एक इंग्लिश होता है। तो 2 ऑप्शनल 300-300 400-400 नंबर के होते हैं, 800, 300-300 का जीएस और इंग्लिश होता है। तो जीएस कम पढ़ना है, अगर ऑप्शनल पे कमांड है, जैसे मेरा मैथ्स पे कमांड था और फॉरेस्ट्री मैंने 2 महीना में कर लिया, तो दोनों ऑप्शन में ठीक ठाक नंबर आ गया, और इंग्लिश जीएस तो इधर उधर का ही किया। तो फॉरेस्ट का मेंस निकालना आसान है, और प्रीलिम्स बस निकल जाए। प्रीलिम्स में मतलब 65+ करेक्ट होना चाहिए, तभी निकलेगा। और 65+ करेक्ट करने के लिए वही है, 40 अपने स्टैटिक वाले सही होने ही चाहिए। स्टैटिक वाले 40, या आपको 40 नोन क्वेश्चंस होने चाहिए कि भाई ये 40 में बना लूंगा, बाकी जो 60-65 बनाना है उसमें 50-50% भी अगर एक्यूरेसी रहता है, तो 60 बनाए तो 30 सही हो गया, तो 40-70 हो जाता है। लेकिन वो 40 नहीं होता, नॉर्मली लोग 30 से 35 होता है। नोन क्वेश्चन के एग्जैक्ट 100% आता है, वो गलत नहीं कर सकते, इस टाइप के। और कुछ अच्छा, ऑनलाइन वाले कितने हैं? ऑनलाइन वाले के डाउट से बता सकते हैं, उनका आवाज आ जाएगा इसमें। चलिए सर। हाँ बोलिए, नहीं आपका सर, नाम और करके इंट्रोड्यूस कोई कीजिए। डाउट नहीं है सर। सर पूजा। अच्छा हाँ पूजा जी बोलिए। सर ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं है सर, बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक यू ठीक है। ये ट्रिक्स स्टेट पीसीएस मैंने दिया नहीं, और स्टेट पीसीएस में मुझे लगता है ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिक्स तो काम करेगा नहीं, फैक्चुअल तो आते हैं। तो स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल आता है, उसमें तो याद करना होगा, लूसेंट वगैरह पूरा अच्छा से याद करना होगा, जहाँ से भी आते हैं जो भी सोर्स से आपको कोचिंग कराते हैं वो याद करना होगा। और कुछ करंट अफेयर्स है तो जैसे मेरा 29 का है, हम्म, तो मुझे अभी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर पहले मैं स्टैटिक और स्टैटिक कीजिए, स्टैटिक। करंट अफेयर्स आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे देखिए करंट अफेयर्स का क्या है ना कि फैक्चुअल तो चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो अभी आप फैक्चुअल कर भी लोगे तो 29 में आएगा नहीं आएगा, कोई ठीक नहीं उसका। तो करंट अफेयर्स जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ सकते हैं, इस सेंस में कि अपना एक एनालिटिकल माइंडसेट बनाने के लिए। जो मेंस में आंसर लिखते हैं ना लोग, जो एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं, फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से नहीं, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं कि अब ये इंडिया मतलब एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जो आर्टिकल वगैरह लिखते हैं कि इंडिया आईआर का कोई आर्टिकल हो गया या कुछ भी इन्वायरमेंट का आर्टिकल हो गया, तो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से नहीं। बस एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए मेंस का आंसर कैसे लिखना है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ऐसे वगैरह लिख सकते हो, उससे थोड़ा सा फ्लो में रहेगा। लेकिन आपका अभी 29 है ना, तो ऐसा नहीं कि अभी डेडिकेटली 10 घंटा रोज दे रहे हैं, लाइटली मतलब 5-6 आवर्स भी दे रहा है, कॉलेज भी होगा साथ में, तो उसके साथ मान लो लाइटली कर रहे हैं कि पेपर पढ़ लिया, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लिया किसी से, या मतलब खुद भी सोच रहे हैं कि ऐसा है, इन्होंने जो लिखा है सही लिखा है कि मैं इसमें क्या और क्या ऐड कर सकती है, उस टाइप से कर सकते हैं। अब फैक्चुअली तो मान लो कोई इंडिया यूएस का डील हुआ हो, कोई मतलब नहीं, 29 में थोड़ी आएगा वो, तो एनालिटिकली देख सकते हैं, फैक्चुअली नहीं, मतलब एक माइंडसेट डेवलप करने का कि कैसे। लेकिन मेंस का देख सकते हैं कि मेंस का आंसर सोच सकते हैं।
कैसे लिख सकते हैं। और बताइए। सीसेट का, तीन हाँ सीसेट का अभी करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कभी और कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। तो बजरंग भाई इसको प्लीज में क्लियर होगा तो फिर कुछ थोड़ा सा क्लासेस वगैरह करवाते हैं तो फिर हम सिस्टम इन द मैक्सिमम क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह कर सकते हैं। तेईस में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही बहुत सारा आ गया था, रियल नंबर सिस्टम वगैरह हो। सीसेट का बेसिकली जो आइडिया है ना, आपका कौन सा बैकग्राउंड है, ठीक है, तो सीसेट का क्या है ना कि आपको पैराग्राफ जो 30 क्वेश्चन है ना वो सही करना है, 27 क्वेश्चन आता है, पूरा ही सही करना है लगभग 25-25 का राउंड। फिर बाकी जो है आपको टारगेट रखना है कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बाकी जो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना उसको आपको छांटना है। सारे क्वेश्चन तो बनाने नहीं है, 66 नंबर लाना होता है ना, तो सारे क्वेश्चन तो बनाने नहीं है, तो वो बाकी 20-25 क्वेश्चन आपको छांटना है कि कौन मुझे आता है, कौन पीवाईक्यू से मिलता है, कौन मैंने सॉल्व कर रखा है। जो बड़े क्वेश्चन है उसको स्किप कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है कि इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, क्लॉक के बीच में कौन सा एंगल होगा, ये सब किया हुआ रहता है ना, तो वो क्वेश्चन बस आपको वही छांटना है। और उसमें रीजनिंग वाले भी तो होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, पैटर्न आइडेंटिफाई करने वाला, नंबर सीरीज आइडेंटिफाई करने वाला, तो वो क्वेश्चन छांटने आना चाहिए, ना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन आप बस छांट लो, 20-25 क्वेश्चन वो छांट लिए, 20-25 क्वेश्चन ये बना लिए, सीसेट निकल जाएगा। तो वो क्वेश्चन छांटना है, ये नहीं कि पीएनसी पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसका भी एक बार सेशन ले सकते हैं, छांट छांट के मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने किया होगा, बहुत ही आसान है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। बेसिकली पीवाईक्यू करके जाओ ना, उसी से क्वेश्चन आता है। अब मतलब सीसेट में तो वही देंगे और क्या ही देंगे, अब 23 ऐसे पेपर तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि बहुत हल्ला हो चुका है। तो पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, डे डॉट वाला आते रहता है, फिर मतलब मैं एक बार कर सकते हो उसके भी सेशन देख लेंगे बाद में। आपका कब अटेम्प्ट है? 28। सीसेट हो जाएगा उतना, मतलब वो पैसेज वैसेज का आप लोग, मतलब पैसेज तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। मैथ्स वाला जो है उसमें रीजनिंग वाला पहले करो, मैथ्स वाला बाद में करना। और बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं कैसे करता था, आधे आधे घंटे के 4 स्लॉट, 25-25 क्वेश्चन। लोग करते हैं, कोई कहता है कि पहला राउंड, लेकिन मैं वैसे किया था तो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था 22 में। क्या हुआ था कि लोग बोलते हैं पहला राउंड में देखते हैं, जो 100% है करेक्ट कर लेते हैं, जो गलत ऑप्शन है उसको मार्क कर लेते हैं। तो पहला राउंड करते लोग लगभग 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करते हैं लोग, और उसमें बोलते हैं कि 30-35 क्वेश्चन ही बनते हैं, उससे ज़्यादा बनता ही नहीं। दूसरा राउंड करते हैं, 20 मिनट में कर लिया, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट किए, वो फट 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 कर लेते हैं। मैं वैसा 22 में किया था, मेरे 1 घंटा 25 मिनट में पहला ही राउंड हुआ, देखा मैं 30-35 ही क्वेश्चन बने हैं। फिर उसका मुझे अभी तो बहुत क्वेश्चन बनाने हैं, फिर मैं पैनिक कर गया, फिर जल्दी जल्दी मारा तो उसमें बहुत सारे गलत हो गए। तो मैं कोशिश करता हूँ वो जो पहला राउंड वो कहते हैं ना करने के लिए, मैं 30-30 मिनट्स में उसको डिवाइड कर दिया। 30 मिनट्स में 20 मिनट में पहला राउंड कर लेता हूँ, बाकी 10 मिनट में बाकी 2 बार 3 मैं जो भी देखना है उन्हीं को, मैं उस 25 क्वेश्चन मैं देख के फाइनली कर दिया, उसका उसको देखते हुए नहीं। कुछ बिल्कुल ही नहीं आता है तो उसको घेर देता हूँ और ऊपर सबसे आगे लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, अगर टाइम लास्ट में बचता है तो वापस एक बार देख लूंगा। तो ये आपका अपना अपना ट्रिक हो सकता है। मैं तो मतलब वो लोग बोलते हैं 3 राउंड करता हूँ, पहला राउंड फिर दूसरा राउंड फिर तीसरा राउंड, मेरे से वो नहीं हुआ। तो 30 मिनट में मैं ये 25 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ पहला 20 मिनट में, ठीक है। एक बार गो थ्रू किया, जो डाउट जो सही हुआ, डाउटफुल हुआ, क्योंकि 25 मिनट मैं आधा घंटा 25 क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में 100 क्वेश्चन के पीछे क्या सोचा था मैं वो नहीं याद रखना, मतलब 25 क्वेश्चन के बीच में अभी मैं पीछे क्या सोचा था इस क्वेश्चन के बारे में मुझे याद रहेगा। तो फिर मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे जाऊंगा ना तो मुझे तुरंत ही याद है, अगर इसमें ये सोचा था अब ये हो सकता है, मे भी कुछ और पर्सपेक्टिव आ जाए। तो मैं वही 20 से 25 मिनट के बीच में पहला राउंड करता हूँ, दूसरा राउंड 5 मिनट में करके 5-8 मिनट में करके ओएमआर मार्क करके उसको खत्म करता हूँ, फिर अगला 25 वैसे ही आधा घंटा में। तो मैं ऐसा करता था, लोग आपको जैसे करना है वैसे देख लेना आप। लोग कोई 50-50 कर लेते हैं, पहले 1 घंटे में 50 फिर दूसरा 1 घंटे में 50, ऐसे भी करते हैं लोग। लेकिन मुझे 25 वाला बेटर लगा, आधा घंटा का, क्योंकि मान लो 10वां क्वेश्चन है, उसमें मैंने कुछ सोचा, फिर 25 क्वेश्चन करने के बाद फिर से मैं आऊँगा तो मुझे कुछ याद रहेगा ना कि मैं ये सोचा था। नहीं तो मैं 100वें क्वेश्चन करके आता हूँ वापस 25वां मैंने क्या सोचा था मुझे याद ही नहीं रहता है, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। ऐसा ट्राई करके देखना आप, अगर अच्छा लगे तो गुड टू गो। लेकिन
मॉक जरूर जाके देना, जो भी लोग इस पर प्रीलिम्स दे रहे हैं मॉक जाके जरूर देना, 4-5 वहां जाके दे देना। एग्जाम का फील आ जाता है ना, थोड़ा सा बच्चों को देखोगे लोग आ रहे एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा फील आता है आसपास सब एग्जाम दे रहे हैं। नहीं तो रूम पे बैठे बैठे थोड़ा सा वो हो जाता है, कैजुअल हो जाता है ना। और कुछ इसमें कॉन्फिडेंट का ये है कि मतलब वाई का आंसर आपको पता ना चाहिए, वाई डू यू वांट टू डू दिस एग्जाम, क्लियर दिस एग्जाम। वो वाई अगर आपका ऐसा ऐसा रहना चाहिए कि आपको हमेशा मोटिवेट करे कि आप रोज सुबह उठ के लाइब्रेरी जाओ, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। और फिर बाकी टाइम मैनेजमेंट का ये है कि ऐसा नहीं करना कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 5-6 घंटे ही पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है, रोज 7 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज 7 घंटे पढ़ो। उसमें ये है ना कि अभी 29 का आपका अटेम्प्ट है, तो अभी आपको उतना टायर्ड होकर नहीं पढ़ना है कि 29 तक आप जाकर अटेम्प्ट देने में टायर्ड ही हो जाओगे कि यार बहुत दूर है। तो आप थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ो, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से। अब फिर बीच में आपका बैकग्राउंड कौन सा है, ह्यूमैनिटीज, तो आपका लॉ, अच्छा। तो अब उसमें क्या है कि थोड़ा आप लोग का वैसे एनालिटिकल माइंडसेट तो होता ही है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं ना कि मतलब पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स को एज ए सब्सिडरी आप मान लो हिस्ट्री पढ़े, आप हिस्ट्री के फैक्ट वगैरह ठीक है याद है, बीच में प्रीलिम्स का पीवाई कुछ देख लिया बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपको टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। तो कितना मतलब टाइम आपको फ्री मिल सकता है अभी रोज पर डे, अगर 2 घंटे 3 घंटे, तो क्लासेस के अलावा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते फिर, और पेपर के अलावा, क्लासेस और न्यूज़पेपर के अलावा, और वीकेंड में थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। वीकेंड में आपको छुट्टी होता होगा, उस समय टाइम निकाल सकते हैं, क्लासेस का रिवाइज कर लिए, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, थोड़ा एनालिटिकल माइंड से डेवलप होता है। मतलब न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 40-45 मिनट्स पता रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, बस ये इस टाइप का। और मेनली तो करंट अफेयर्स ही करते हैं। अब जैसे रोज न्यूज़पेपर में पढ़ता था 25-30 मिनट इस टाइप से कि मार्केट में क्या चल रहा है थोड़ा क्योंकि करंट अफेयर्स में सीधे देखने जाएंगे, लगा ये नया है, तो करंट अफेयर्स थोड़ा कंडेंस करके दे देना चीज़ों को, तो याद नहीं रहता है। अगर मार्केट में पता है कि ये चल रहा था, इंडिया प्राइम मिनिस्टर अपने यूएस से गए थे, तो याद रहेगा अच्छा गए थे, ये चीज़ हुआ, वो उसने समरी बना के दे दी इस टाइप से। और एडिटोरियल वैसे पढ़ सकते हैं कि अपना एक एनालिटिकल माइंड से डेवलप करने उस टाइप से। तो 3 घंटा भी अभी के लिए काफ़ी है कोचिंग के, मतलब कोचिंग के अलावा या कोचिंग मिला के 3 घंटा, कोचिंग के अलावा ना काफ़ी है 3 घंटा। फिर अपने क्लासेस भी तो होंगे उधर, लेकिन वो न्यूज़पेपर वगैरह तो क्लास में भी पढ़ सकते हैं ना, कभी मान लो कभी फ्री टाइम मिला तो न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया। और कुछ खत्म किया जाए, चलिए फिर देखते हैं। और सेशन आप लोग का जैसा वैसा रहेगा फीडबैक, उसके हिसाब से और सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सीसेट का आप बोल रही थी आप लोग, ठीक है, थैंक यू फॉर, भूख लगी होगी ना, हाँ ज़्यादा लंबा हो गया लगता है सेशन।